Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia. बेटे आज की क्लास के अंदर हम लोग यूईटी के एक और मजीद बड़े बेहतरीन पेपर को सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह ताला आज की क्लास के अंदर ईकेट के पास पेपर्स के एक और लेक्चर के ऊपर मूव करेंगे। बाय द वे बेटा अभी तक मैं ईकेट के 2024 के ऑथेंटिक पेपर को सॉल्व ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो अगर आपने अभी तक ईकेट के 2024 के पेपर को सॉल्व नहीं करा तो भाई डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे ईकेट की जो पास पेपर्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके सबसे पहले 2024 के पेपर को कंप्लीट करो। उसके बाद जो मैथ्स के दूसरे पेपर्स मैंने सॉल्व करवाए हैं, 2010 का पेपर करवाया, 11 का करवाया, 17 का, आज की क्लास में पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो भाई ई कैट के पेपर्स वाइडली अवेलेबल नहीं है, जितने पेपर्स अवेलेबल है मेरी कोशिश है उन तमाम ऑथेंटिक पेपर्स को आपके सामने लेकर आऊं और उन तमाम पेपर्स को हम लोग सॉल्व करें, क्योंकि भाई ई कैट का टेस्ट होता है बड़ा खास और पंजाब की तमाम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ई कैट के टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं। थ्रू आउट दी पाकिस्तान इस टेस्ट का बहुत ज्यादा चर्चा होता है, तो आपने इस टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। तो ई कैट का राउंड नंबर 1 2025 का मार्च के अंदर है। मेरी कोशिश है कि मैं आपके टेस्ट से पहले पहले मजीद ज्यादा से ज्यादा पास पेपर्स को सॉल्व करवा सकूं इंशाल्लाह ताला। तो आज की क्लास में ईकेट के पेपर के ऊपर मूव करेंगे और इस पेपर को भी सॉल्व करेंगे। बाय द वे अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो ईकेट के लिए, नस्ट के लिए, फास्ट के लिए, एनईडी के लिए, यूईटी के लिए, मेहरान के लिए, जीआईकेआई के लिए, तो लाजमी तौर के ऊपर आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपकी कंप्लीट तैयारी तरीके से, कॉन्सेप्ट से पाकिस्तान के टॉप के टीचर्स कवर अप करवाएंगे, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो केमिस्ट्री या कंप्यूटर हो। आपको लाइव क्लासेस में कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाएगा। ना सिर्फ ये सिनेरियो होगा बल्कि साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक एक चीज डिटेल के अंदर कवर अप करवाई जाएगी। आपके प्रॉपरली टेस्ट कंडक्ट होते हैं उसी पैटर्न के ऊपर जिस तरह नस्ट के, फास्ट के, आईबीए के, एनईडी के टेस्ट होते हैं, जिस तरह टाइमर्स लगा के टेस्ट होते हैं, सेम पैटर्न के ऊपर हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ताकि आपने जितनी भी प्रैक्टिस करी है उसको टेस्ट किया जा सके, उसका अंदाजा हो सके और उन टेस्टों को आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। तो भाई इसके लिए लाजमी तौर पे बैच को ज्वाइन करें। न्यू बैच अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, इस बैच को लाजमी तौर पे आपने ज्वाइन करना है। पहले क्वेश्चन के ऊपर आज की क्लास के मूव करेंगे। एग्जामिनर क्या कह रहे हैं? एग्जामिनर कहता है आसिम इज नाउ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज इरफान। यानी कि भाई आसिम कोई साहब है, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि आसिम जो है ना वो एक्स ईयर्स के बराबर थे। आसिम क्या है? एक्स ईयर्स के बराबर। हमारे पास एक और साहब हैं और वो इरफान है फॉर एग्जाम्पल, तो इरफान साहब हैं वाई ईयर्स के बराबर। तो एग्जामिनर क्या कह रहा है? आसिम इज नाउ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज इरफान। यानी कि आसिम के बारे में क्या कह रहा है कि आसिम इज, इसका मतलब देखो मैथ्स में होता है इक्वल टू, आसिम इज इसका मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स एज ओल्ड, 3 गुना। 3 टाइम्स का मतलब क्या है? 3 गुना। यानी कि वो 3 गुना है किसके बराबर? इरफान के बराबर। इरफान को हम लोगों ने कह दिया वाई के बराबर। आगे एग्जामिनर कहता है आफ्टर 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल के बाद का जिक्र है, 10 साल के बाद का जिक्र है। आसिम विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज इरफान। यानी कि 10 सालों के बाद का जिक्र है, तो जाहिर सी बात है जो अभी आसिम की करंट एज है उसमें भी 10 साल का इजाफा होगा। क्लियर है? नॉर्मल सी बात है ना, जो भी आसिम की अभी करंट एज है उसमें भी 10 साल का इजाफा होगा। और सिमिलरली जो इरफान की भी करंट एज है उसमें भी जो 10 साल का इजाफा होगा ना। भाई अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपकी उम्र अभी 20 साल है, 10 सालों के बाद आपकी उम्र क्या होगी? 30 साल होगी। तो आपके वालिद साहब जिनकी उम्र अभी 40 साल है, तो क्या वो 40 साल पे स्टिल रहेंगे? नहीं, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, 10 साल के बाद वो भी 50 के हो जाएंगे। नॉर्मल सी बात है ना बेटा। तो अगर आसिम के 10 साल गुजरेंगे तो भाई जाहिर सी बात है इरफान भी 10 साल बड़ा होगा ना 10 साल के बाद। तो आगे एग्जामिनर क्या कह रहे हैं? आफ्टर 10 ईयर्स आसिम विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज इरफान। यानी कि 10 सालों के बाद जो आसिम साहब हैं ये दुगने हो जाएंगे इरफान के मुकाबले में। आसिम विल बी का मतलब इक्वल टू ट्वाइस एज ओल्ड, ट्वाइस एज ओल्ड एज इरफान। ट्वाइस का मतलब 2 गुना, ये 2 गुना हो जाएंगे इरफान का। तो यानी कि आपके पास दो कंडीशंस बन गई। पहली वाली कंडीशन में से हमें निकालना क्या है? वैसे आपस की बात है, हमें आसिम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो भाई ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसको उठा के दूसरी इक्वेशन में डाल दो, तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 3y+10 इक्वल टू के बाद 2 का 2 और y की जगह पे y एज इज प्लस का 10 एज इट इज। तो 3y प्लस का 10 यानी कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवा लो तो 2 जाके अंदर वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 2y प्लस का 10 2 इज 20। प्लस के 2y को इस तरफ भेजोगे माइनस का 2y हो जाएगा, प्लस के 10 को इधर भेजोगे माइनस का 10 हो जाएगा। तो 3y माइनस का 2y, y बचेगा। 20 में से 10 को माइनस करोगे तो खाली 10 बचेगा। यानी कि y की उम्र कितनी है? y की उम्र है आपके पास किसके? 10 के बराबर। हमें आसिम की उम्र निकालनी
साल नहीं है, तो आसिम की उम्र क्या होगी? सिंपल तरीके से x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई। वाई बराबर था 10 के, तो 3 10 30, तो y बराबर है 10 के, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 30 के बराबर। देखो आपके पास x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 30 के। इसका मतलब क्या है कि आसिम की जो इस वक्त मौजूदा एज है वो किसके बराबर है? 30 साल के बराबर। तो एग्जामिनर क्या कह रहा था? आसिम्स एट दिस टाइम एजेस, यानी कि आसिम की जो अभी की एज है वो किसके बराबर है? वो 30 साल के बराबर है। यानी कि आसिम की क्या कह रहा है एग्जामिनर? आसिम्स एट दिस टाइम एज। आसिम्स का एट दिस टाइम का मतलब क्या? यानी कि करंट एज जो आसिम की वो कितनी है? 30 साल के बराबर है। अगर एग्जामिनर कहता है ना कि आसिम की एज 10 सालों के बाद क्या होगी, तो फिर वो 40 होती। तो अभी एग्जामिनर ने क्या कहा है? आसिम की एज इस वक्त कितने के बराबर है? 30 के बराबर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। इट्स अ वेरी मजे का क्वेश्चन है। क्या मुश्किल बात है इसके अंदर? भाई बताओ, बात पल्ले पड़ती है, बात समझ में आती है? आप बोलोगे सर आसान है। अरे भाई आसान नहीं है, आसान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x इंटू डी वाई प्लस का वाई माइनस का वन इंटू डी एक्स इक्वल टू जीरो। यानी कि भाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है। देखो आपके पास यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि एग्जामिनर कहता है x इंटू डी वाई, आगे आ रहा है पॉजिटिव का y माइनस का वन इंटू डी एक्स इक्वल टू के बाद जीरो। ये क्वेश्चन आ रहा है। एग्जामिनर कहता है कि भाई इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करोगे तो कौन सा करेक्ट आंसर बचेगा? अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको दो तरीकों से कर सकते हो। एक तरीका तो ये कि जो कि नॉर्मली मुश्किल मेथड है, कि भाई आप पहले प्लस के y माइनस वन को दूसरी तरफ भेजो, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाओ। वो लंबा मेथड होगा, क्योंकि वो मुश्किल मेथड होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस की फॉर्म में दोनों टर्म्स गिवन है। तो अगर आप इस मेथड को फॉलो करोगे तो आपके लिए ये वाली चीज थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअली मुश्किल हो जाएगी, कि आप पहले प्लस वाली टर्म को वहां भेजते हो, फिर आप इंटीग्रेशन को अप्लाई करने पे जाओगे। या फिर अगर आप अभी पहले इंटीग्रेशन को अप्लाई नहीं करते तो एक्स वाली टर्म्स को दूसरी तरफ भेजोगे, वाई वाली टर्म्स को इधर भेजोगे, फिर सिंप्लीफिकेशन पे जाओगे, वो आपके लिए मुश्किल काम हो जाएगा। तो बेटा देखो, इसको सॉल्व करने का आसान मेथड क्या है कि आपके पास जो ऑप्शंस गिवन है ना, आप बारी बारी इन ऑप्शंस का डेरिवेटिव ले लो। हमेशा याद रखिएगा, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप क्वेश्चन पे इंटीग्रेशन अप्लाई करो, नहीं तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप ऑप्शंस का डेरिवेटिव ले लो। देखो हमेशा ये चीज जहन में रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, दुनिया के अंदर आप कभी भी जब डेरिवेटिव अप्लाई करते हो किसी भी फंक्शन के ऊपर, ऑलवेज रिमेंबर अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, दुनिया में आप किसी भी फंक्शन पे जब डेरिवेटिव अप्लाई करते हो आपको कोई ना कोई अपना पर्टिकुलर आंसर मिलता है। और इंटीग्रेशन क्या होता है? अगर आप उस आंसर के ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई करोगे तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा? आपको वापस से आपका ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। अगर आप आंसर पे इंटीग्रेशन को अप्लाई करोगे वापस से आपको आपका फंक्शन मिल जाएगा। यानी कि देखो, अगर दुनिया में किसी भी टर्म पे इंटीग्रेशन इसका मतलब अप्लाई हो रही है, तो अगर मैं फंक्शन का डेरिवेटिव लूं तो वापस से मुझे वो चीज मिल जाएगी। क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का डिफरेंस क्या है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। डेरिवेटिव जो भी काम करता है, इंटीग्रेशन को कहते हैं एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन उसका उलट काम करता है। तो भाई देखो, अगर कभी भी दुनिया में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ रहा है ना, उसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका क्या होता है कि अगर आप क्वेश्चन को पिक नहीं कर पा रहे, अगर आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट महसूस हो रहा है, मालूम हो रहा है, तो आप अपने ऑप्शंस का डेरिवेटिव ले लो। तो जिस ऑप्शन का भी डेरिवेटिव लेने के ऊपर ओरिजिनल टर्म आपको मिल जाए, यानी कि जिसका इंटीग्रेट करना था, तो उसका मतलब आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको इस पैटर्न पे भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे चार ऑप्शंस आ रहे हैं। एक आ रहा है एलन का ऑप्शन, ये थोड़ा सा मुश्किल ऑप्शन लग रहा है। इसका डेरिवेटिव लोगे तो भैया डिवीजन में काफी वैल्यूज आएंगी। हालांकि मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन गिवन नहीं है, तो इसका मतलब इसको थोड़ा ये अनलाइकली है कि ये मेरा आंसर हो। सिमिलरली देखो, दूसरा ऑप्शन आ रहा है एक्स इंटू ई की पावर में वाई माइनस का वन, ये भी अनलाइकली है क्योंकि नेचुरल एक्सपोनेंट का यहाँ पे कोई तस्करा ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी थोड़ा सा अनलाइकली है कि मेरा करेक्ट आंसर हो। अगर मैं ऑप्शन बी और डी को देखूं तो ये मोस्ट चांसेस है कि मेरा करेक्ट आंसर हो। तो आइए जरा ऑप्शन नंबर बी के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी है x इंटू वाई माइनस का वन इक्वल टू सी। तो अगर मैं डेरिवेटिव दोनों तरफ अप्लाई करूं, तो भाई इस पूरी टर्म का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो डेरिवेटिव जाहिर सी बात है इस टर्म पे अप्लाई होगा x इंटू वाई माइनस का वन, और इक्वल टू के बाद ये डेरिवेटिव बेसिकली इस कांस्टेंट पे भी अप्लाई होगा। तो बेटा यहाँ पे देखो दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डेरिवेटिव का मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला क्या कहता है कि पहले वाले फंक्शन को एडिटिव लिखो, दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लो। तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा? सिंपल dy बाई dx आ जाएगा। फिर माइनस के वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। फिर बीच में लगाओगे प्लस का साइन, क्योंकि देखो यहाँ पे दो फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना बेटा। ये जो आपके पास x इंटू वाई माइनस का वन आ रहा है, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डेरिवेटिव का मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला तभी अप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला क्या कहता है? पहली वाली टर्म को एडिटिव लिखो, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लो, प्लस का साइन लगाओ। अब जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एडिटिव रहने दोगे, और जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया उसको डेरिवेटिव लोगे, तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से वन हो जाएगा। इक्वल टू के बाद कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो के बराबर। तो यानी कि क्या बन गया? ये बन गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस के साइन के बाद ये आ गया y माइनस का वन, y माइनस का वन इक्वल टू जीरो।
अब देखो, मेरे पास अगर मैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को देखूं तो मेरा जो ओरिजिनल क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है भाई? हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास x इंटू डी वाई है, तो यहाँ पे देखो x इंटू डी वाई भी मिल रहा है। फिर आगे प्लस का y माइनस का 1 है और इसके साथ dx है। यहाँ पे देखो dx डिवीजन में आ रहा है और यहाँ पे dx हमें ऊपर चाहिए। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई करवाऊं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी dx ऊपर भी आ जाएगा, इधर भी dx आ जाएगा और इधर भी dx आ जाएगा। नॉर्मल सी बात है ना, अगर मैं कंप्लीट इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई करवाऊं, इससे फायदा क्या होगा? dx से dx कट गया, तो ये बन गया x इंटू डी वाई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का y माइनस का 1 इंटू डी एक्स, और जीरो जब dx से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो बचेगा। तो यानी कि देखो आपके पास एक्जैक्टली सेम इक्वेशन आ गई जो क्वेश्चन गिवन था। यानी कि हमारे पास सेम इक्वेशन आ गई जो क्वेश्चन गिवन था। इसका मतलब करेक्ट आंसर किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर बी के बराबर है। तो भाई ये एक शॉर्टकट मेथड है सॉल्व करने का। अगर आप नॉर्मल मेथड के ऊपर जाओगे तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई करवाओगे, वो आपके लिए लंबा मेथड होगा, वो आपके लिए मुश्किल मेथड होगा। तो ये शॉर्टकट मेथड मैंने आपको सिखाया है। देखो हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में जब कभी आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो तो आपको आंसर मिलता है, और अगर आप उसी आंसर का इंटीग्रेशन ले लोगे तो वापस से वो फंक्शन मिल जाएगा। ऐसा ही है ना भाई? तो यहाँ पे आपको बेसिकली एक टर्म गिवन है, आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है इक्वेशन में जब डीवाई भी आ रहा हो डीएक्स भी आ रहा हो, उसका मतलब होता है डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो भाई उसको इंटीग्रेशन लेनी है। तो यानी कि एक तरीका तो ये कि आप इंटीग्रेशन अप्लाई करवाओ, चेक करो कौन सा आंसर आएगा, या फिर दूसरा तरीका ये कि आप ऑप्शन का डेरिवेटिव ले लो, तो जो ऑप्शन का डेरिवेटिव लेने पे ओरिजिनल आंसर होगा वैसे पिकअप हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी के बराबर। दैट्स हाउ वी सॉल्व द इंटीग्रेशन क्वेश्चंस। भाई ये एक शॉर्टकट मेथड्स होते हैं। तो देखो, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट ट्रिक्स, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। ये चीजें आपको नॉर्मल टीचर कोई नहीं बताएगा। भाई एप्टीट्यूड के अंदर आपको चीजों को मैनेज करना होता है, आपको बेटा अपने टाइम को मैनेज करना होता है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को मैनेज करना होता है। तो भाई यही तमाम बातें आपको बेसिक्स के अंदर पढ़ाई जाती हैं डिटेल के अंदर, ताकि आप उन चीजों को इस्तेमाल कर सको, उन चीजों को यूटिलाइज कर सको। इन चीजों का आपने बड़ा ख्याल रखना है। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx comma y is equal to negative x plus 3y subject to the constraint negative x is lesser than equal to 2 and x is lesser than equal to 3 and y is lesser than equal to 1। द मैक्सिमम वैल्यू, भाई लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या होगी? सबसे पहले तो आपको अपनी फिजिबल रीजंस के लिए कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन करना पड़ेगा। एग्जामिनर ने हमें इस क्वेश्चन के अंदर दो बातें बताई हुई हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर जो आपको एक बात बड़ी बुनियादी तौर पे यहाँ पे डिफाइन की गई है इस क्वेश्चन के अंदर, कि भाई आपको अपनी कंस्ट्रेंट्स पहले तो देखनी पड़ेंगी। कि भाई मेरे पास देखो एक कंस्ट्रेंट क्या आ रही है? एक कंस्ट्रेंट आ रही है नेगेटिव का x है लेसर देन इक्वल टू 2। सो भाई अगर मैं नेगेटिव साइन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाऊं ताकि नेगेटिव रिमूव हो जाए, तो हमें ये बात मालूम है व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई अ नेगेटिव साइन इन इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो भाई ये क्या बन जाएगा? अगर मैं -1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो जाहिर सी बात है बन जाएगा x, और चूंकि मल्टीप्लाई विद -1 होगा, तो कभी भी आप इनइक्वालिटी के अंदर अगर -1 से डिवाइड करवाते हो, मल्टीप्लाई करवाते हो, इनइक्वालिटी का साइन अपनी पोजीशन को स्विच कर लेता है। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू -2 के बराबर। x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अच्छा, दूसरी आपके पास एक और x की वैल्यू आ रही है, कि x की वैल्यू कैसी है? एक और x की मेरे पास वैल्यू आ रही है कि वो 3 से छोटी है या 3 के बराबर है। और एक और आपके पास जो y की आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, ये गिवन है मेरे पास लेसर देन इक्वल टू 1। यानी कि मेरे पास इस क्वेश्चन में तीन तरह की कंस्ट्रेंट्स आ रही हैं। मेरे पास इस क्वेश्चन में भैया तीन तरह की क्या आ रही है? कंस्ट्रेंट्स आ रही हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, अब देखो हमें जो, तो भाई अब देखो आपने करना क्या है, आपने सिंपल तरीके से पहले तो अपनी कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन कर लिया। आपकी एक कंस्ट्रेंट है x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू -2, दूसरी है x इज लेसर देन इक्वल टू 3, और तीसरी आ रही है कि y इज लेसर देन इक्वल टू 1। अब देखो अपनी कंस्ट्रेंट्स को हमने डिफाइन कर लिया, अब आप जरा ग्राफ ड्रॉ करो। अब आप देखो आपके बाउंड्री पॉइंट्स कैसे आएंगे, उसको निकालने के लिए पहले मैं आपके सामने ग्राफ बनाता हूं। तो भाई जल्दी 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 ये काम करना है। देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो भाई जाहिर सी बात है अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन टेस्ट करता हूं तो मुझे एक चीज तो साफ तौर पे दिख रही है कि भाई यहां से मेरे पास मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, तो भाई मेरी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू -2। अगर x की वैल्यू मेरे पास लेसर देन इक्वल टू 3 है, तो यहां से मेरे पास इक्वेशन क्या होगी? एसोसिएट इक्वेशन x इज इक्वल टू 3, और यहां से मेरे पास इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू 1 के बराबर। ये तो मेरी तीन इक्वेशन हो सकती हैं जो एसोसिएट इक्वेशन होती है, कि भाई इनइक्वालिटी के ऊपर आपकी कंसीडर्ड बेस इक्वेशन जो होती है, तो वो हमारे पास आ गई। अच्छा, सिमिलरली मेरा पॉइंट क्या होगा? भाई देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 का मतलब क्या है? -2 का पॉइंट होगा यहां पर। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 का मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट होगा ये यहां कहीं पे लाई कर रहा होगा। तो मेरी एक लाइन ये आ गई। x इज लेसर देन इक्वल टू 3, तो भाई
प्लस का थ्री कहां पर होगा, प्लस का थ्री ये वाला पॉइंट है, तो मेरी देखो एक इक्वेशन बेसिकली ये वाली इक्वेशन एक होगी, नॉर्मल सी बात है। सिमिलरली y की वैल्यू कैसी है, वन या वन से छोटी, y की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव वन या वन से छोटी, तो भाई प्लस का वन y के ऊपर ये वाला पॉइंट होगा, क्योंकि देखो ना y की वैल्यू वन या वन से छोटी है, तो ये पॉइंट है 0,1 का, ये वाला पॉइंट है आपके पास 3,0 का, और ये वाला पॉइंट है नेगेटिव का 2,0 का। तो आपने पहले तो पॉइंट्स को डिफाइन कर दिया, सही है। अब देखो हमें ये बात मालूम है कि हमारी यहाँ पे इक्वेशंस कैसे फॉर्म होंगी। पहले अपने इन तीनों पॉइंट्स को डिफाइन कर दिया। अब जो इनइक्वालिटीज गिवन थी, इन तीनों इनइक्वालिटीज से आपके पास आपकी एसोसिएट इक्वेशंस क्या है, एक आ रही है x इज इक्वल टू नेगेटिव का 2, तो x इज इक्वल टू नेगेटिव 2 का मतलब क्या है कि भाई x इज इक्वल टू नेगेटिव 2 का मतलब है ये मेरी कैसी इक्वेशन होगी, वर्टिकल इक्वेशन होगी, तो ये वाली इक्वेशन होगी, सही है ना, ये हमारी वर्टिकल इक्वेशन है। सिमिलरली x इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, ये भी हमारी कैसी इक्वेशन है, वर्टिकल इक्वेशन आ रही होगी। ये कैसी इक्वेशन होगी बेटा हमारी, ये वर्टिकल इक्वेशन होगी, ये हमारी कैसी इक्वेशन होगी, वर्टिकल इक्वेशन होगी। y इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू 1, ये हमारी हॉरिजॉन्टल इक्वेशन आ रही है, यानी कि वो लाइन जो कि कहां से पास कर रही है, प्लस के वन के पॉइंट से पास कर रही है। तो अगर आप गौर से देखो तो भाई हमारे पास हमारी बाउंड्री रीजन क्या है, x की वैल्यू नेगेटिव 2 से बड़ी है, तो जाहिर सी बात है ये वाला पूरा हिस्सा काउंट होगा। x की वैल्यू 3 के बराबर है या 3 से छोटी है, तो ये रीजन भी काउंट होगा। और y की वैल्यू 1 के बराबर है या 1 से छोटी है, तो ये पूरा पूरा ग्रीन रीजन काउंट हो रहा है। तो मेरे बाउंड्री पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, देखो मेरा एक बाउंड्री पॉइंट जो आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, एक बाउंड्री पॉइंट ये वाला आ रहा है। ये वाला पॉइंट आपको कहां पे मिल रहा है, x के ऊपर आप -2 पे खड़े हुए हो, y के ऊपर 1 पे खड़े हुए हो। एक पॉइंट आपको ये वाला मिल रहा है कि आप x पे कहां पे खड़े हुए हो, x के ऊपर प्लस के 3 पे खड़ा हुआ ना, प्लस का 3 है, और y पे पॉजिटिव 1 पे खड़ा हुआ हूं। एक पॉइंट मेरे पास आ रहा है ये नेगेटिव का 2,0 वाला, और एक पॉइंट ये मेरे पास आ रहा है 3,0 वाला। तो ये टोटल चार आपके बाउंड्री रीजन्स के पॉइंट हैं। अब आपने करना क्या है, बारी बारी इन पॉइंट्स को उठा के अपनी इक्वेशन में डालो, चेक कर लो किसके ऊपर आपको मैक्सिमम फंक्शन मिल रहा है। तो भाई अगर मैं पहले वाले पॉइंट -2,1 को डालता हूं, तो भाई x की वैल्यू अगर मैं -2 रखता हूं, तो क्या है नेगेटिव का x प्लस का 3y, तो 3 का 3 y की जगह पे 1 आ गया। नेगेटिव का 2 इंटू नेगेटिव, प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 3, ये आ गया आंसर 5 के बराबर। यानी कि अगर आपने बाउंड्री पॉइंट -2,1 डाला तो आपको वैल्यू क्या मिलती है, आपको फंक्शन की वैल्यू मिल रही है 5 के बराबर। अब हमें ये नहीं पता कि आया ये मैक्सिमम है कि नहीं है, अभी हमें ये नहीं पता कि आया ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम है। केवल रीजन का बाउंड्री पॉइंट डाला तो आपके पास इक्वेशन से आंसर क्या आया, 5 के बराबर। अब अगर मैं दूसरा पॉइंट डालता हूं 3,1 का, तो ये क्या बन जाएगा 3,1, तो नेगेटिव का x प्लस का 3 वाई की जगह पे 1 आ गया, तो -3 प्लस का 3, -3 प्लस का 3, क्योंकि नेगेटिव का 3 हाँ सही है ना, तो ये 0 के बराबर आ गया। यानी कि 3,1 रखने पे आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ये तो मैक्सिमम नहीं वैल्यू मिली, मैक्सिमम वैल्यू तो हमें किस पे मिली थी, -2,1 पे। अगर आप 2,0 का पॉइंट भी डाल के चेक करो सिमिलरली, तो 2,0 का अगर मैं पॉइंट डालता हूं तो 2,0 ये भी नेगेटिव के अंदर ही वैल्यू आएगी ना, किसकी वैल्यू आएगी, नेगेटिव के अंदर वैल्यू आएगी, तो ये भी आपको मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल रही। 3,0 का भी अगर आप पॉइंट डालोगे, तो 3,0 का पॉइंट डालने के ऊपर भी आपको आंसर नेगेटिव का 3 मिल रहा है। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू आपको खाली किस पे मिल रही है, -2,1 के ऊपर। तो भाई मैक्सिमम वैल्यू आपको खाली किस पे मिल रही है, -2,1 के ऊपर। यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। वैसे आपको बाकी के दो ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर, आंसर्स के अंदर आपके पास खाली -2,1 और 3,1 गिवन था। तो इन दोनों पॉइंट्स को खाली आपने चेक करना था। तो -2,1 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग का, पैटर्न को समझ लो किस पैटर्न पे सॉल्व किया, लीनियर प्रोग्रामिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहा है। एग्जामिनर कहता है कि भाई वेक्टर u इज इक्वल टू ए आई माइनस जे प्लस के एंड वेक्टर v इज इक्वल टू आई माइनस टू जे प्लस बी के आर कॉलिनियर इफ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू हाफ, b इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1/2, या a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू -1। भाई मैं इस क्वेश्चन को आपको अलग से जरा सॉल्व करवा दूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में बड़ी मजे का कॉन्सेप्ट है। कि देखो एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि भाई दो वेक्टर्स कॉलिनियर अगर होंगे तो बताइए ए और बी की वैल्यू क्या है। आपको एक वेक्टर क्या गिवन है, ए आई माइनस जे प्लस का के। आपको एक वेक्टर गिवन है ए आई माइनस का जे प्लस का के, और दूसरा वेक्टर क्या गिवन है, दूसरा वेक्टर गिवन है आई माइनस टू जे प्लस का बी के। आई माइनस का टू जे, आई माइनस का टू जे प्लस का बी के। आपके पास एक वेक्टर देखो बेटा ये आ रहा है, इसको मैं वेक्टर यू कह देता हूं, इसको मैं वेक्टर वी कह देता हूं, सही है। ये आपके पास दो वेक्टर्स आ रहे हैं। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई अगर दो वेक्टर्स कैसे हैं, कॉलिनियर हैं, तो बताइए कि भैया आपके पास ए और बी की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा दुनिया में कभी भी दो लाइंस या दो वेक्टर्स अगर तो पैरेलल होते हैं, कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर दो लाइंस या फिर दो वेक्टर्स
पैरेलल होते हैं तो भाई हमारे पास एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि भाई अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं या फिर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो हमेशा याद रखिएगा a1 b2 माइनस का a2 b1 इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये कंडीशन ऑब्वियसली पढ़ी हुई होती है। सिमिलरली हमेशा याद रखिएगा अगर कभी भी दुनिया के अंदर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं या फिर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, वो हमेशा इस कंडीशन को फॉलो करते हैं कि भाई कंडीशन क्या होती है कि a1 a2 प्लस का b1 b2 इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। a1 a2 प्लस का b1 b2 इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। भाई कभी भी दो लाइंस पैरेलल हो, दो लाइंस परपेंडिकुलर हो, हमेशा एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली मैं एक और कंडीशन बता देता बेटा। सिमिलरली देखो एक और कॉन्सेप्ट आपको हमेशा मालूम होना चाहिए कि कभी भी दुनिया के अंदर दो वेक्टर्स आपस में क्या है, अगर तो कॉलिनियर है, अगर तो दो लाइनें या फिर दो वेक्टर्स आपस में कैसे हैं, कॉलिनियर है, या फिर इसका एक और नाम भी होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। कभी कभार एग्जामिनर इस कॉन्सेप्ट से पूछ लेता है कि भाई लाइंस कोइंसिडेंट कब होंगी, या फिर वेक्टर्स अगर कोइंसिडेंट है तो बताइए कंडीशन क्या होगी, या फिर कोइंसिडेंट के ऊपर आपको वैल्यू फाइंड करने को कह दिया जाएगा। तो रिमेंबर दिस थिंग कि कभी भी दुनिया में दो लाइंस या फिर दो वेक्टर्स अगर कॉलिनियर होंगे या कोइंसिडेंट होंगे तो ये हमेशा फॉलो करते हैं इस कंडीशन को कि a1 डिवाइडेड बाय a2, a1 डिवाइडेड बाय a2 बराबर होगा हमेशा किसके, b1 डिवाइडेड बाय b2 के, और ये बराबर होगा किसके, c1 डिवाइडेड बाय c2 के। ये तीन बेसिक कंडीशन है जो खुदारा आपको मालूम होनी चाहिए, आया ये लाइंस हो या फिर वेक्टर्स हो। दुनिया में कभी भी दो लाइनें हो या फिर दो वेक्टर्स हो, अगर वो पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या कोइंसिडेंट हैं, वो हमेशा इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो यहां पे देखो आपको दो वेक्टर्स गिवन थे, एग्जामिनर ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है ना। तो भाई देखो जो पहला वाला वेक्टर आ रहा है, अच्छा आपके पास जो पहला वेक्टर आ रहा है इसमें जो आपका आई कंपोनेंट होगा ये स्मॉल ए से डिनोट होगा, जो आपका जे कंपोनेंट होगा ये स्मॉल बी से डिनोट होगा, जो आपका के कंपोनेंट होगा ये स्मॉल सी से डिनोट होगा। सही है, इसको आप अपना ए वन कह दो, बी वन कह दो, सी वन कह दो। सिमिलरली जो आपका वेक्टर नंबर टू आ रहा है इसमें जो आपका आई कंपोनेंट होगा ये आपका होगा बेटा ए टू। आपके पास सिमिलरली जो जे कंपोनेंट आ रहा है ये आपका होगा बी टू, आपका जो के कंपोनेंट आ रहा है ये आपका होगा सी टू। तो बेटा देखो ए वन की वैल्यू क्या है, हमारे पास आई कंपोनेंट पहले वेक्टर का क्या है, स्मॉल ए के बराबर। सही है, नीचे डिवीजन में आपके पास आई कंपोनेंट दूसरे वेक्टर का क्या आ रहा है, ये आ रहा है, यानी कि ए टू की वैल्यू किसके बराबर है, आई के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ऑब्वियसली वन के बराबर है, इक्वल टू का साइन। हमारे पास देखो बेटा बी कंपोनेंट क्या है, हमारे पास जे कंपोनेंट किसके बराबर है फर्स्ट वेक्टर का, ये नेगेटिव के वन के बराबर है, तो यहाँ पे नेगेटिव वन आ गया। फिर बी टू किसके बराबर है, बी टू का मतलब क्या है, सेकंड वेक्टर का जे कंपोनेंट, सेकंड वेक्टर का जे कंपोनेंट, ये बराबर है नेगेटिव ऑफ टू के, इक्वल टू का साइन। हमारे पास सी वन सी टू क्या है, सी वन का मतलब फर्स्ट वेक्टर का के कंपोनेंट, के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, प्लस का वन है तो इट इज आ गया। और हमारे पास सेकंड वेक्टर का जो के कंपोनेंट है ये बी के बराबर है। तो भाई सिंपल तरीके से आप पहले क्या कर लो भैया, आप पहले इन दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो। तो a डिवाइडेड बाय वन इज इक्वल टू नेगेटिव का वन बाय नेगेटिव टू, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाय टू के बराबर। अब अगर मैं लास्ट की दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करूं आपस के अंदर, तो नेगेटिव का वन नेगेटिव का टू इक्वल टू के बाद वन बाय बी, बी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नेगेटिव का बी बन गया, नेगेटिव का टू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास b की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, पॉजिटिव टू के बराबर। यानी कि बेटा a किसके बराबर है, वन बाय टू के, b किसके बराबर है, टू के। तो एग्जामिनर ने ये तो कहा हुआ था, एग्जामिनर ने कहा था कि अगर वेक्टर्स कॉलिनियर है या कोइंसिडेंट है तो बताइए a और b किसके बराबर है। तो a है वन बाय टू के बराबर, b है किसके बराबर, टू के बराबर। तो a किसके बराबर है, वन बाय टू के, b किसके बराबर है, टू के। तो भाई सिंपल तरीके से करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अरे भाई क्या मुश्किल बात है इसके अंदर, कौन कहता है मुश्किल चीज है भाई। भाई तुम्हारे पास दो वेक्टर्स आ रहे हैं, आपने बताना क्या है, आपने ये चीज कैलकुलेट करके बतानी है कि भाई अगर तो ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो आपको अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू कैलकुलेट करके डिफाइन करनी है। अच्छा इस क्वेश्चन को आप चाहो तो लास्ट वाली लॉजिक पे भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो अगर कभी भी दुनिया में दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं उनको सॉल्व करने का एक ज्यादा आसान तरीका भी होता है। देखो एग्जामिनर क्या कह रहे हैं कि दो वेक्टर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक आसान तरीका है, हमेशा याद रखिएगा दुनिया में अगर कभी भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो हमारे पास यहां पे वेक्टर्स की एक कंडीशन होती है कि वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी हमेशा बराबर होता है जीरो के। भाई ये मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक कंडीशन बताना चाहता हूं, इस वजह से मैं एक नए मेथड पे आपको बता रहा हूं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि अगर कभी भी दुनिया में दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो भैया उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो के बराबर। वाइल अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है तो एंगल फिर होता है जीरो के बराबर। हमेशा याद रखिएगा अगर वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के बराबर होता है, अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर होता है। इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैर तो भाई इसी लॉजिक को इस्तेमाल करते हैं, सिंपल तरीके से वेक्टर ए का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वेक्टर बी के साथ, तो ए आई माइनस का जे प्लस का के, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है वेक्टर के साथ तो ये हो जाएगा आई माइनस का टू जे प्लस का
बी के। सही है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे भाई, ए आई जाके आई से होगा तो ए आ जाएगा, माइनस का जे माइनस का टू जे तो ये हो जाएगा प्लस के टू के बराबर, प्लस का के प्लस का बी के तो ये हो जाएगा पॉजिटिव बी के बराबर इक्वल टू जीरो। यानी कि मेरे पास सिंपल तरीके से ए प्लस टू प्लस बी बराबर आ गया किसके, जीरो के। हमें तो भाई ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, ए प्लस बी को इधर ही रहने देता हूं, प्लस के टू को दूसरी तरफ भेजूंगा, वहां जाके नेगेटिव का टू हो जाएगा। अब देखो हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना उनको इस्तेमाल करते हैं कि भाई पहले नंबर के ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है उसको यहाँ पे प्लॉट करते हैं, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव हो गया इसका मतलब करेक्ट आंसर है। तो भाई अगर मैं ए की वैल्यू थ्री रखता हूं और बी की वैल्यू नेगेटिव का वन रखता हूं, अगर ए की वैल्यू थ्री रखता हूं और बी की वैल्यू नेगेटिव वन रखता हूं, तो बेटा ये तो थ्री माइनस का वन, ये प्लस का टू आएगा, ये तो करेक्ट आंसर नहीं हो सकता हमारा। अच्छा भाई, अगर मैं ऑप्शन नंबर बी को देखूं, तो अगर मैं ए की वैल्यू टू रखता हूं और बी की वैल्यू नेगेटिव वन रखता हूं, उस सूरत में भी आपको इक्वल टू के इस तरफ नेगेटिव टू नहीं मिलेगा। बट अगर मैं ए की वैल्यू वन रखता हूं और बी की वैल्यू नेगेटिव थ्री रखता हूं, ऑप्शन नंबर सी देखो, ए की वैल्यू वन है, बी की नेगेटिव टू, हिट एंड ट्राई मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव टू आ जाएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव कर रहे हैं, इसका मतलब विद इन सेकंड्स पे आप जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हो इस मेथड के ऊपर। यानी कि देखो हम लोगों ने क्या काम करा, सबसे पहले आपने दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया, डॉट प्रोडक्ट लेने के ऊपर आपकी इक्वेशन आ गई ए प्लस बी इक्वल टू नेगेटिव टू। अब आपने बारी बारी इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करना है, तो आपको जिसके ऊपर भी करेक्ट आंसर मिलेगा वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से फाइनली ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद अ सेंटर एट 4,3 एंड रेडियस इज इक्वल टू 2। ओके, कोई मसले की बात नहीं है। तो भाई आपको सेंटर भी गिवन है, आपको रेडियस भी गिवन है, सर्कल बनाने की इक्वेशन क्या होती है बेटा, ये होती है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद आर स्क्वायर। सेंटर भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, आपको सेंटर गिवन है 4,3 ना, तो ये हो जाएगा सिंपल तरीके से x माइनस फोर का होल स्क्वायर, आगे हो जाएगा प्लस के बाद y माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद आर स्क्वायर। आर किसके बराबर है, टू के, तो टू का स्क्वायर। तो काफी सारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए पे टिक करके आ जाएंगे, अरे भाई ऑप्शन नंबर ए में प्लस का फोर है, जबकि देखो आपको सेंटर 4,3 गिवन था, जब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन में डालोगे तो भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। अक्सर बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देते हैं, भाई इस पे टिक नहीं कर देना, इसको सिंप्लीफाई करने पे लेके जाओगे तो मेरे नजदीक ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, बट चेक कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस का फोर टू जार एट एक्स प्लस का फोर का स्क्वायर 16 प्लस का साइन वाई का स्क्वायर माइनस का थ्री टू जार सिक्स वाई प्लस का थ्री का स्क्वायर इज नाइन इक्वल टू के बाद टू का स्क्वायर इज फोर। एक जैसी टर्म्स को अगर एक साइड पे शिफ्ट करते हो तो भैया देखो एक्स स्क्वायर डायरेक्टली कर लो ना, बल्कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस का एट एक्स माइनस का सिक्स आ जाएगा। देखो प्लस का 16 और प्लस का 9 क्या होता है, प्लस के 25 के बराबर, प्लस का 4 जब यहां पर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो 25 में से 4 निकालोगे तो 21 बचेगा ना। तो मैंने, मेरी स्टेटमेंट सही थी भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्योंकि देखो जब आप इसको सिंप्लीफाई करवाओगे, मेरे ख्याल में इसको सिंप्लीफाई करवाने की नीड पड़नी नहीं चाहिए भाई, इतनी मैथ सबकी अच्छी होनी चाहिए कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे तो डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है ना भाई, इसको इसमें टाइम क्यों जाया कर रहे हो। ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बन गया, इधर देखो माइनस का एट एक्स एडिटिस का एडिटिस माइनस का सिक्स वाई एडिटिस का एडिटिस प्लस का 16 प्लस का 9 प्लस का 25 प्लस का 4 जब यहां पर आएगा तो प्लस के 25 में से 4 को माइनस करोगे तो प्लस का 21 बन जाएगा ना बेटा। तो सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के बराबर। The correct answer is option number D. D for dog is the correct answer. Next question में examiner कह रहा है the equation x square plus y minus 1 का whole square divided by 4 equal to 1 represent a circle with the center 0,1, a parabola with the parameter a is equal to 4, an ellipse with the center 0,1 and a minor axis with the length 1, and hyperbola with the parameter a is equal to 4। अब देखो वो तमाम बच्चे जो मेरे बैच के बैठे हुए ना मुस्कुरा रहे होंगे, मैंने आपको इक्वेशंस कितनी ज्यादा याद करवाई थी, किस लिए करवाई थी, इसलिए करवाई थी कि आप देखते साथ ही पहचान लो ये इक्वेशन किस चीज की आ रही है। एग्जामिनर ने ऑप्शंस में देखो सर्कल भी कहा हुआ है, पैराबोला भी कहा हुआ है, इलिप्स भी कहा हुआ है, हाइपरबोला भी कहा हुआ है। तो मेरे शागिर्दों आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, हमेशा याद रखिएगा दुनिया में जो इक्वेशन सर्कल की होती है ना, दुनिया में जो रात सर्कल की होती है, सर्कल की इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर भी होता है वाई स्क्वायर भी होता है, इन दोनों का पॉजिटिव होना कंपलसरी है, ना सिर्फ पॉजिटिव होना बल्कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हमेशा सेम होंगे, इनके कोफिशिएंट हमेशा सिमिलर होंगे। वाइल पैराबोला की कंडीशन क्या होती है कि पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वहां पे एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर में से कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। वाइल इलिप्स के अंदर हमेशा याद रखिएगा इलिप्स की इक्वेशन की खास बात ये होती है कि अगेन इलिप्स के अंदर एक्स स्क्वायर भी होगा वाई स्क्वायर भी होगा, इन दोनों का पॉजिटिव होना कंपलसरी है। मगर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोफिशिएंट हमेशा डिफरेंट होंगे। ये चीज सर्कल और इलिप्स को एक दूसरे से मुमताज करती है, अलग करती है। सर्कल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सिमिलर होंगे, इलिप्स के अंदर डिफरेंट होंगे। वाइल हाइपरबोला के अंदर
हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का मौजूद होना जरूरी है, मगर दोनों के साइंस डिफरेंट होते हैं। एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो वाई स्क्वायर नेगेटिव होगा, वाई स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा। तो भाई देखो, अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखो, जो इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर, तो अगर आप एलसीएम लोगे तो फोर चला जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ, तो कोफिशिएंट आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। जाहिर सी बात है ना, जब आप एलसीएम लोगे तो भैया एलसीएम लेने के ऊपर ये क्या बन जाएगा, अगर आप एलसीएम लेते हो तो क्या बन जाएगा, जरा गौर से देखो। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, आगे आ जाएगा पॉजिटिव का। यहां पे देखो, जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो y माइनस वन के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करोगे तो बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का टू नेगेटिव का 2y। जब आप इसको फॉर्मूले को ओपन करोगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के प्लस का 1 इक्वल 2 के बाद 1, जाहिर सी बात है सबके नीचे एलसीएम का 4 होगा तो 4 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये इलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलिप्स की इक्वेशन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, खुदारा इसको जहन में रखिएगा। अक्सर लोगों को ये बेसिक बातें नहीं पता होती। भाई यही चीजें जो आपको मुमताज करती हैं दूसरे बच्चों से, छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं। तो भाई ये तमाम चीजें आपको भाई बैच के अंदर पढ़ाई जाती हैं। जितनी मेहनत आप लोगों के साथ बैच में करी जाती है, इतनी मेहनत और कहीं नहीं की जाती। ये तमाम ट्रिक्स हो गई, ये तमाम शॉर्टकट्स हो गए, आपको बैच के अंदर एक एक चीज पढ़ाई जाती है। तो भाई अगर आप चाहते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो तो लाजमी तौर पर लाइव क्लासेस का हिस्सा बनिए। इन बैचेस की सबसे खास बात क्या होती है कि भाई लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स आपका कवर होता है। और वो बच्चे जो कहते हैं कि सर इसका ड्यूरेशन क्या है, तो भाई जब तक आपका नस का नेट फोर नहीं होगा, फास्ट का टेस्ट नहीं होगा, जीआईके का नहीं होगा, यूईटी का राउंड टू, तब तक आपका बैच चल रहा है। यानी कि भाई मल्टीपल टाइम कोर्स रिवाइज होगा। लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स आपका कवर करवाया जाएगा पहले नंबर के ऊपर। सेकंड नंबर के ऊपर जो भी लाइव क्लास होती है इसकी प्रॉपर्ली आपको रिकॉर्डिंग शेयर की जाती है। जो भी लाइव क्लास होती है अगर वो लाइव क्लास नहीं ले पाते उसकी रिकॉर्डिंग मिलती है। तीसरे नंबर के ऊपर भाई आपने जितनी भी प्रैक्टिस कर ली, कहीं से आपने किसी एप्लीकेशन से पढ़ लिया, किसी यूट्यूब से पढ़ लिया, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे आपकी वो क्लासेस बेकार है। आप मेहनत नहीं कर सकते, आप कभी भी अच्छी नंबर नहीं ले सकते। तो आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं विद अ प्रॉपर टाइमर। जिस तरीके से टाइमर हम लगाते हैं वो टाइमर सेम नस के अंदर, यूईटी के अंदर, फास्ट के अंदर होता है। और इन लाइव क्लासेस के अंदर आपकी सिर्फ यूईटी की तैयारी नहीं होगी बेटा, यूईटी के साथ साथ अगर आप नस की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, जीआईके की कर रहे हो, यानी कि कंप्लीट फंक की, फंक का मतलब होता है फास्ट, यूईटी, नस, जीआईके, इन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी होगी। एनटीएस की तैयारी होगी। भाई तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, आपके पास बिजनेस मैथ्स हो, जो बच्चे नस बिजनेस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव मैथ्स हो, एनालिटिकल रीजनिंग हो, ईच एंड एवरीथिंग। और ये पूरे साल की फीस होती है, मल्टीपल टाइम कोर्स रिवाइज होता है, एक एक चीज आपको बहुत डिटेल में कवर अप करवाई जाती है। तो भाई जो बच्चा, अगर लेट सपोज सिर्फ नस को टारगेट कर रहे हो तो फिर आपको केमिस्ट्री कंप्यूटर नहीं लेना, मगर जो बच्चा लेट सपोज यूईटी में टारगेट कर रहा है, एनईटी को टारगेट कर रहा है, तो भाई एक एक चीज आपकी 10 दफा कंप्लीट करवाई जा रही होती है। तो लाजमी तौर पर इस बैच का हिस्सा बनिए। इस बैच के अंदर आपकी एक एक चीज बहुत डिटेल में इंशाल्लाह ताला हम लोग कवर अप करवाएंगे। जजाकल्ला। आ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे, इनफैक्ट 99% बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। एग्जामिनर कह रहे हैं y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई थ्री माइनस का 2 इंटू डी एक्स, देन वाई इज इक्वल टू डेक्स। अच्छा, अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में पता है गलती क्या करते हैं, मेजोरिटी बच्चे शॉर्टकट को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि सर देखें सर, इंटीग्रेशन इस टर्म पे अलहदा अप्लाई होगी, इस टर्म पे अलहदा अप्लाई होगी, तो 2 की इंटीग्रेशन 2x के बराबर होगी, तो देखें 2x खाली इन दो टर्म्स में आ रहा है, तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर होगी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हालांकि वो क्वेश्चन की लॉजिक को नहीं पिक करते, क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक नॉर्मल अप्रोच बताई जल्दी से कि जो अक्सर बच्चे गलती करके आते हैं। वो बोलते हैं सर कॉस कॉस की इंटीग्रेशन साइन होती है ना सर, तो देखिए साइन स्क्वायर वाला ऑप्शन होगा करेक्ट, और नेगेटिव 2 की इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा, तो देखिए नेगेटिव का 2x भी यहां पर आ रहा है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। हालांकि ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं है। 99% बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी टिक करके आता है, हालांकि ये होता ही नहीं है। तो भाई इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व कैसे करोगे, अगेन मैं कोशिश करता हूं कि इसको इधर ले जाके लिख देता हूं। इंटीग्रेशन यहां पे मौजूद था 4, यहां पे मौजूद था कॉस स्क्वायर, और आगे था एक्स प्लस का पाई बाय टू, पाई बाय टू था, पाई बाय थ्री था, पाई बाय टू था शायद, चेक कर लेते हैं यार, पाई बाय थ्री था, आई एम सॉरी यार, सही है ना, पाई बाय थ्री, और आगे आ गया माइनस का 2 इंटू डीएक्स का डीएक्स। ये बेसिकली क्वेश्चन हमारे पास पेपर में एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या होगी। एग्जामिनर कह रहा है, अच्छा 4 जो है ये अंदर आ रहा है, ये 4 इंटू कॉस स्क्वायर है, ये ब्रैकेट के अंदर पहले आ रहा है 4, फिर आ रहा है कॉस स्क्वायर, फिर आ रहा है एंगल प्लस का पाई बाय थ्री माइनस का 2। हाँ अब सही है। ये क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास पेपर में आ रहा है, एग्जामिनर कहते हैं इसको सॉल्व करो। अब देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके। एक तरीका तो नॉर्मल तरीका है कि आप इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर शिफ्ट करवा दो, एक तरीका तो ये। मगर अगर मैं बारी बारी इंटीग्रेशन को दोनों टर्म्स पे शिफ्ट करवाता हूं तो बेटा देखो इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर पे जाएगी, और कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन में डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं होता। आपको
आपको यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को अप्लाई करना पड़ेगा कि 1 माइनस का कॉस टू थीटा या 1 प्लस का कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय 2 वाली जो आइडेंटिटी होती है ना, उसको या तो इस्तेमाल करोगे। वो लंबा काम है, वो लंबा काम है। ऑन दी अदर हैंड इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक है, इसको सॉल्व करने की हमारे पास दुनिया में एक ट्रिक मौजूद है। तो अगर हम चाहे इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना, तो हम लोग उस मेथड के ऊपर इसको सॉल्व कर सकते हैं कि देखो हमें ये बात मालूम है कि कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है। इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट है। सॉल्व करने का शॉर्टकट क्या है कि भाई हमें मालूम है कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला। कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है? कॉस टू थीटा किसके बराबर होता है? बेटा ये बराबर होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा, आगे होता है माइनस का वन। सबको ये शॉर्टकट मालूम है ना, सबको ये ट्रिगोनोमेट्रिक की ट्रिक मालूम है कि कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला क्या है? कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का वन। तो अगर मैं अपने क्वेश्चन को इस अंदाज में ब्रेक डाउन करूं, अगर मैं अपने क्वेश्चन को इस अंदाज के अंदर ब्रेक डाउन करूं कि मैं इस पूरे क्वेश्चन में से टू को पहले कॉमन ले लेता हूं, ये जो मेरी कंप्लीट क्वेश्चन आ रहा है, अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन में से टू को जरा कॉमन ले लूं, अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन में से टू को कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा, टू कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा टू कॉस स्क्वायर, और आगे देखो आगे क्या आ जाएगा? एक्स प्लस का पाई बाय थ्री का पाई बाय थ्री। और देखो यहां से भी आपने टू कॉमन लिया है, पूरी इक्वेशन में से टू को कॉमन लिया है ना, तो यहां पे बचेगा नेगेटिव का वन। इससे देखो फायदा क्या हुआ? अरे भाई इससे फायदा ये हुआ कि आपके पास ये अल्टीमेटली ये स्टेटमेंट बन गई कि टू कॉस स्क्वायर एंगल, ये पूरी की पूरी टर्म आपका एंगल है, आगे माइनस का वन। तो टू कॉस स्क्वायर एंगल माइनस का वन किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है कॉस टू थीटा के। ये बात समझ में आ रही है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पे हमने काम किया है। हमने इस कंप्लीट क्वेश्चन को ब्रेक करवा दिया। हमने इस कंप्लीट क्वेश्चन में से टू को, यहां पे देखो इस कंप्लीट टर्म के अंदर फोर आ रहा है, यहां पे टू आ रहा था, आपने इस पूरे क्वेश्चन में से टू को कॉमन ले लिया। जब आपने टू को कॉमन ले लिया तो सॉल्व करना आपके लिए निस्बतन आसान बन गया। एक नॉर्मल बच्चा इसको क्या कैसे सॉल्व करेगा? इंटीग्रेशन को बारी बारी टर्म पे शिफ्ट करके, वो लंबा काम है और उसमें आप काफी कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका शॉर्टकट देखो ना भाई, टू को कॉमन ले लो, दो टर्म से टू आ रहे हैं, तो यहां पे आपकी ये स्टेटमेंट फॉर्म हो गई। तो ये स्टेटमेंट किसके बराबर होती है? कॉस डबल एंगल के। तो हम यहां पे यही काम करते हैं, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन टू का टू। तो भाई ये कंप्लीट स्टेटमेंट को क्लोज करवा देते हैं किसके ऊपर? कॉस टू थीटा के ऊपर, टू का टू। और देखो थीटा मेरा क्या है? थीटा मेरा आ रहा है एक्स प्लस का पाई बाय थ्री, एक्स प्लस का पाई बाय थ्री इंटू डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए बेतहाशा आसान है। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे भाई? अब सॉल्व करना निस्बतन आसान हो गया ना। कैसे? कि देखो ये वाला जो टू आ रहा है ये आपका कांस्टेंट है, ये जो टू आ रहा है ये इस कंप्लीट ब्रैकेट के बाहर है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को उठा के बाहर शिफ्ट कर दो। इंटीग्रेशन अप्लाई हो गई किसके ऊपर? कॉस का कॉस, और यहाँ पे एंगल क्या आ रहा है? एक्स प्लस का पाई बाय थ्री इंटू डी एक्स का dx। अब देखो अगर फर्दर सिंप्लीफाई करवाना है तो अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करवा दूं, देखो ये पूरी की पूरी टर्म मेरा एंगल है, तो टू यहाँ पे एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन कॉस का कॉस इंटू टू एक्स प्लस का टू पाई बाय थ्री इंटू डी एक्स का dx। अब देखो फाइनली इसकी इंटीग्रेशन लेना निस्बतन आसान हो गया। कैसे? कि देखो कॉस का इंटीग्रेशन में डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। कॉस का इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला होता है? इंटीग्रेशन कभी भी जब आप कॉस इंटू dx पे अप्लाई करते हो तो आपका जो भी फंक्शन होता है उसका बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। कभी भी इंटीग्रेशन कॉस फंक्शन पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो जो भी आपका फंक्शन है उसका बाहर डेरिवेटिव होना, उसका फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी होता है। अगर तो होगा तो इंटीग्रेशन कॉस पे अप्लाई हो जाएगी। कॉस की इंटीग्रेशन होती है पॉजिटिव का साइन इंटू फंक्शन प्लस का सी। तो अभी देखो मेरा यहाँ पे एंगल क्या है? टू एक्स प्लस का टू पाई बाय थ्री। मेरा फंक्शन क्या है? टू एक्स प्लस का टू पाई बाय थ्री। तो बेटा देखो टू एक्स प्लस के टू पाई बाय थ्री का डेरिवेटिव क्या होगा? टू एक्स का डेरिवेटिव होगा टू के बराबर, और सिमिलरली टू पाई बाय थ्री कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा जीरो के बराबर। यानी कि यहाँ पे बाहर अभी टू मौजूद होना चाहिए था, यहाँ बाहर अभी टू मौजूद होना चाहिए, अभी नहीं मौजूद। तो पहले आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाओ। तो टू से मल्टीप्लाई करवाया, टू से डिवाइड करवाया ताकि वो आ जाए। सही है ना? ताकि वो आ जाए। या फिर डायरेक्टली आप ये काम भी कर सकते हो कि बाहर वाले टू को अंदर ही शिफ्ट करके लिख दो, वो आप पे डिपेंड करता है, वो भी एक सही तरीका है, आप पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या बन गया? टू से टू कट गया वन। इंटीग्रेशन आप फाइनली यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। तो इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करोगे? क्योंकि फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, तो कॉस का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है? साइन का साइन। आगे आ जाएगा सिंपल, जो भी आपका एंगल आ रहा है वो एंगल आपने एज इट इज कॉपी डाउन कर देना है, प्लस के सी के साथ ये आपका फाइनल आंसर आ गया, यानी कि साइन टू एक्स प्लस का टू पाई बाय थ्री। तो भाई देखो हमारे पास साइन टू एक्स प्लस का टू पाई बाय थ्री। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। भाई इस क्वेश्चन की लॉजिक को समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिलीव मी ये जिंदगी भर काम आएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। भाई सॉल्व करने की पैटर्न क्या है? आपने सिंपल तरीके से यहाँ पे एंगल्स को ब्रेक डाउन कर दिया। आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या करा? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को क्लोज करवाया, यानी कि हमारे पास जो कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला होता है उसके फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करवाया, क्योंकि एक चीज यहाँ पे कंप्लीट हो रही थी, क्लोज हो रही थी। उसके बाद आपने
साथ में सिंपल इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाया। सेकंड स्टेप जो आ रहा है वो तो बच्चों वाला आ रहा है, असल काम तो फर्स्ट स्टेप था। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारा यहाँ पे फाइनली सॉल्व हो गया। क्लियर है बेटा? अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अक्सर बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि एफ एक्स नॉट प्लस प्राइम एक्स इक्वल टू, यानी कि एफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस एफ प्राइम एक्स नॉट, देयरफॉर द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 9 पाई बाय 10। अब देखो आपको जो इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है अप्रोक्सीमेशन की। अगर तो आप इस इक्वेशन पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऊपर जाओगे तो आपकी सुबह से शाम हो जाएगी बेटा। इसको सॉल्व डायरेक्टली आप शॉर्टकट मेथड पे कर सकते हो। आपको एग्जामिनर कह रहा है कि भाई साइन 9 पाई बाय 10 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगी? पाई बाय 10 के, 0 के, नेगेटिव पाई बाय 10 के, या 9 पाई बाय 10 के बराबर। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एग्जामिनर कह रहे हैं साइन 9 पाई बाय 10 किसके बराबर होगा? पहले तो आप 9 पाई बाय 10 की वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट करो, किसके बराबर होगी? तो भाई डिग्री में कन्वर्ट करवाने के लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड, पाई से पाई कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 इंटू 18। तो 8 9 जार, वैसे 9 इंटू 18 क्या होगा? 162 होगा, बट चेक कर लो भाई। 8 इंटू 9 किसके बराबर होता है? हम सबको ये बात मालूम है कि 8 9 जार होता है 72 है भाई। 8 इंटू 9 किसके बराबर होता है? 72 के। 2 का 2 यहाँ पर आ गया, 7 यहाँ पर, 9 1 जार 9 और 7 का इजाफा, ये आई वाज श्योर 16 के बराबर होगा ना? हाँ सही है। तो किसके बराबर आ गया? 162 डिग्री के। यानी कि आपसे एग्जामिनर बेसिकली कह रहा है कि किस चीज की वैल्यू बताइए, साइन 162 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगी। अब देखो आप लोगों को इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो भाई आप लोगों की बेसिक मैथ्स थोड़ी सी जो है ना नॉर्मल लेवल की होनी चाहिए, कि आपको एटलीस्ट कुछ बातों का बड़ा ख्याल हो। कि भाई देखो हमें ये बात मालूम है कि दुनिया के अंदर साइन 180 डिग्री क्या होता है। हमें ये बात मालूम है कि भाई दुनिया के अंदर साइन 180 डिग्री बराबर होता है 0 के। वाइल हमें ये बात भी मालूम है कि साइन 150 डिग्री किसके बराबर होता है। अगर मैं साइन 150 डिग्री निकालना चाहूं तो क्या होगा? साइन 150 होगा 90 प्लस 60 के बराबर। ऐसा ही है ना? साइन 150 का मतलब क्या है? साइन 150 का मतलब है 90 प्लस का 60। तो ऑब्वियसली सी बात है, रेफरेंस एंगल अगर 90 डिग्री का आ रहा है तो ये बन जाएगा कॉस, दूसरा एंगल आ जाएगा कॉस 60, और कॉस 60 पॉजिटिव का होगा क्योंकि 90 प्लस 60 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ऑब्वियसली सी बात है, कॉस 60 डिग्री किसके बराबर होता है? कॉस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2 के, यानी कि 0.5 के। तो साइन 150 डिग्री किसके बराबर होता है? 0.5 के। भाई ये मैंने बेसिक मैथ्स यहाँ पे करी है, जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यानी कि देखो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास यहां पर आ रहा है साइन 162 डिग्री। तो भाई 162 डिग्री किसके करीब तरीन है? 0.5 के करीब तरीन है। अब आप खुद देखो, हमारे पास, मेरे पास, मुझे पता है कि 150 डिग्री का एंगल क्या है, और मुझे पता है 180 डिग्री का एंगल क्या है। कि भाई साइन 150 डिग्री पे क्या मिलता है? 0.5 मिलता है, और 180 डिग्री के ऊपर ये 0 हो जाएगा। तो 162 डिग्री जो है ये 150 के करीब तरीन है, यानी कि मेरा आंसर 0.4 0.3 इसके लगभग होगा। क्योंकि देखो 150 से जब मैं 180 की जाने मूव करूंगा तो एग्जैक्टली 180 डिग्री पे जाके 0 डिग्री बन जाएगा। एग्जैक्टली 180 पे जाके आंसर क्या होता है? 0 के बराबर। तो 162 डिग्री 150 के करीब तरीन है, तो इसका मतलब है कि मेरा आंसर 0.5 के करीब होगा, यानी कि 0.4 होगा, 0.3 होगा, समथिंग लाइक दैट। हमें नहीं पता क्या है, बट इसके करीब तरीन कुछ ना कुछ तो होगा ना, नॉर्मल सी बात है। अच्छा, अब देखो मेरे पास जो पहला ऑप्शन आ रहा है, मेरे पास जो पहला ऑप्शन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कह रहा है पाई बाय 10। अब क्या पाई बाय 10 करेक्ट आंसर है? देखो पाई किसे कहते हैं? पाई कहते हैं आप 3.14 को। पाई किसे कहते हैं? 3.14 को। और अगर मैं इसको 10 पे डिवाइड करवाता हूं तो पाई बराबर होता है 3.142 के, नीचे डिवीजन में 10 आ रहा है। तो भाई नीचे डिवीजन में 1 के बाद चूंकि एक जीरो आ रहा है ना, इसका मतलब डेसिमल को हम एक डिजिट आगे शिफ्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? 0.314 के बराबर। ओके, यानी कि ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये 0.5 के आगे की जाने पे। क्योंकि देखो 0.5 से जब मैं जब 150 डिग्री से 180 की तरफ जा रहा हूं तो मेरा वैल्यू छोटी होती जाएगी ना। 0.5 के बाद 0.4 होगा, फिर 0.3 होगा, फिर 0.2 होगा, फिर 0.1 होगा, फिर 0.11 होगा, और फिर फाइनली 0 हो जाएगा। यानी कि देखो ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है, यानी कि माइट भी पॉसिबल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो। दूसरा ऑप्शन आ रहा है 0 का। 0 कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 0 करेक्ट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेटा हमें 180 डिग्री पे 0 मिलता है, हमसे एग्जामिनर कह रहा है 162 डिग्री पे क्या होगा। तो भाई 180 पे 0 मिलता है ना, 160 पे 162 पे 0 थोड़ी मिलेगा कभी भी। इसका मतलब करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। नेगेटिव का पाई बाय 10, तो देखो प्लस का पाई बाय 10 0.34 था, तो नेगेटिव का पाई बाय 10 क्या होगा? ये होगा नेगेटिव का 0.314। तो ऑब्वियसली ये भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे बेटा रीजन ये है कि नेगेटिव का 0.314 तो भाई किसके बराबर होगा? ये नेगेटिव में जा रहे हैं, हम तो पॉजिटिव के अंदर खेल रहे हैं। ये तो पॉजिटिव की बात चल रही है, नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा, 9 पाई बाय 10, अगर तो बेटा देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? 9 पाई बाय 10। अब देखो 9 पाई बाय 10 का मतलब क्या है कि 9 का 9, 10 का 10। पाई किसको कहते हैं? पाई का वैल्यू होती है 3.142।
तो भाई अगर मैं 3.14 डिवाइडेड बाई 10 करता हूं तो ये तो आ जाएगा 0.314 मल्टीप्लाई बाय 9। तो जाहिर सी बात है जब 9 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा। नॉर्मल सी बात है ना भाई, 9 से जब 0.314 को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर आपका बड़ा आएगा। ये तो आपके पास समथिंग अराउंड 9 पॉइंट समथिंग बन जाएगा या 8 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। तो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा ये तो बड़ी वैल्यू आएगी। जो भी वैल्यू आए यानी कि 1 से तो बड़ी वैल्यू होगी ना, इतनी तो लॉजिकल बात समझ में आती है कि वैल्यू कैसी होगी, 2 की बराबर होगी, 3 के बराबर होगी, 4 की। 9 से आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि 0.5 से हम लेसर के ऊपर जा रहे थे। तो इसका मतलब खाली एक ही आंसर अप्रोक्सीमेशन पे जो करेक्ट स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहा है, डेट इज ऑप्शन नंबर ए। ये लॉजिकली है, देखो कॉन्सेप्चुअली आपने सॉल्व किया है, इतनी बेसिक मैथ सबकी होनी चाहिए। भाई मैंने कोई मुश्किल काम नहीं करा, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ अगर मैंने कोई मुश्किल बात करी है। बहुत सिंपल सी बात करी है यार, आप इसको खुद से मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बात कर रहा हूं तो आप इसको चेक कर लो मल्टीप्लाई करके। 4 9 जार 36 का 6, 3 कैरी 9 1 जार 9, 3 का इजाफा 12 का 2 और 1, 9 3 जार इज 3 9 जार इज 30 3 9 जार इज 27, 27 में 1 का इजाफा 28 बन गया। अब 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है तो ये 2.8 के बराबर होगा। तो यानी कि 0.314 मल्टीप्लाई बाय 9 2.8 के बराबर होगा। तो 2.8 इस रेंज में तो लाई नहीं कर रहा ना, इसका मतलब वो निगलेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब वो तो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो खाली करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, 0.314। उसके पीछे रीजन क्या है कि देखो साइन 150 डिग्री 0.5 होता है, साइन 180 जीरो होता है। तो मेरा जो भी आंसर होगा वो 0.5 से छोटा होगा मगर जीरो से बड़ा होगा। तो खाली एक ही आंसर इसको वेरीफाई करें, इट इज 0.314, दैट्स द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर लेट सपोज दो आंसर होते हैं तो फिर हम करीब तरीन वाला आंसर देखते हैं कि 0.5 के करीब तरीन कौन सा नंबर है, क्योंकि 162 150 के करीब तरीन एक वैल्यू आ रही है। क्लियर है बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्या मुश्किल बात है इसमें, क्या चिंता की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कहता है द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर। टू ऑब्टेन अ ट्रायंगल विद द मैक्सिमम एरिया द अदर साइड मस्ट बी डैश। अब देखो ये क्वेश्चन भी अगेन टिपिकली एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रहा है। अगर आप एक नॉर्मल तैयारी करके बैठे हुए हो तो अगर आपके पास बेसिक लॉजिक नहीं, यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल का जिक्र हो रहा है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर हमेशा एक थ्योरम जो वेरीफाई करता है वो होता है पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इस थ्योरम की सबसे खास बात ये होती है कि हाइपोटेन्यूज की जो साइड होती है वो हमेशा सबसे बड़ी होती है एज कंपेयर टू परपेंडिकुलर एंड बेस। तो भाई अगर मैं लेट सपोज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे मूव करता हूं और मैं ऑप्शंस का सहारा लेता हूं, मैं कंसीडर करता हूं कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है फॉर एग्जांपल। तो भाई मुझे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है 5 के बराबर, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, उसको यहां पे रखते हैं। दूसरी वैल्यू बेस, उसको यहां पे रखते हैं √39 को। तो भाई आप खुद सोचो, 5 का स्क्वायर जो भी होगा ये होगा 25, मगर जब मैं 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 बनेगा और √39 के स्क्वायर के ऊपर ये बन जाएगा 16 प्लस का 39। तो 16 प्लस का 39 तो बड़ी वैल्यू है एज कंपेयर टू 25 के। यानी कि स्टेटमेंट ही गलत हो गई। हमारा पाइथागोरस थ्योरम ही वेरीफाई नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन को, तो क्योंकि भाई पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई करता है हर राइट एंगल ट्रायंगल को। तो अगर तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब बाकी दो साइड्स पे 4 और √39 हो सकती है, क्योंकि भाई हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के अंदर जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस के। तो ये तो उसको वैसे ही वेरीफाई नहीं कर रहा। अच्छा भाई अगर मैं दोनों साइड्स को √5 रखता हूं तो मेरे पास एक साइड की वैल्यू है 5 का स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है किसके बराबर, 25 के। तो अगर मेरे पास दोनों साइड्स बराबर हैं किसके, √5 के, तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, फिर √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो 25 किसके बराबर आ गया, 5 + 5 10 के। तो ये भी इसको वेरीफाई नहीं कर रहा, क्योंकि देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बेस के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर तो नहीं आई, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी को देखो तो आपको दोनों साइड्स के बारे में कहा जा रहा है बोथ 2√5। तो अगर 2√5 को मैं वेरीफाई करता हूं तो क्या बनेगा, यानी कि मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई 5 का स्क्वायर और ये हो गया 2√5। तो देखो 2√5 का स्क्वायर क्या होगा, अगर मैं बेस में और परपेंडिकुलर में 2√5 डालता हूं तो भाई 2 का स्क्वायर 4 और √5 आता है 5 के बराबर। सिमिलरली 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, तो ये बन गया 5 4 20 + 20 तो 40 बन गया। यानी कि बेस प्लस परपेंडिकुलर बड़ा है किसके मुकाबले में, हाइपोटेन्यूज के। तो ये भी गलत है। तो अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है ना, ये गलत ऑप्शन लिखा हुआ है भाई। ये क्वेश्चन बेसिकली ऑप्शन नंबर डी था 5/√2। तो भाई ऑप्शन नंबर डी के अंदर ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई हुई है, ये ऑप्शन आ रहा था 5/√2। तो अगर मेरे पास ऑप्शन नंबर डी के अंदर एग्जामिनर कह रहा है बोथ 5/√2, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो भाई अगर मेरे पास हाइपोटेन्यूज बराबर है 5 के, तो अगर मैं इसको वेरीफाई करने पे जाता हूं तो बाकी दो साइड्स अगर 5/√2 के बराबर है तो क्या बन जाएगा, 5 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 के बराबर।
सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम काम होगा, 5 का स्क्वायर इज 25 और नीचे अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज बेसिकली 2। तो क्या बन गया, ये हो गया 5 का स्क्वायर इज बेसिकली 25 और यहाँ पर हो गया 2 का 2 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 ये बन गया 50 के बराबर। तो 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4 एंड 2 5 जार 10, तो यानी कि 25 इज इक्वल टू 25 देखो आपको यहाँ पे फाइनली अचीव हो रहा है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी के बराबर, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी के अंदर बेसिकली क्या चीज थी, ऑप्शन नंबर डी के अंदर हमारे पास सिंपल तरीके से 5/√2 यानी कि दोनों साइड्स की वैल्यूज थी। तो भाई इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, दोबारा समझ लो। भाई इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एक हाइपोटेन्यूज की जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, तो बाकी दोनों साइड्स क्या होंगी। तो भाई आपको मैक्सिमम एरिया की कंडीशन में जाने की जरूरत ही नहीं है, आपकी बाकी तीनों ऑप्शंस वेरीफाई नहीं कर रहे हो पाइथागोरस थ्योरम को। तो भाई आपका करेक्ट आंसर वो होगा जहां पे आपके पास जब आप दोनों साइड्स की वैल्यू डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी, अगर हाइपोटेन्यूज 5 के बराबर है 5 सेंटीमीटर के, तो खाली उसके ऊपर करेक्ट इसके ऊपर आ रही है, ये अचीव हो रहा है आपके पास ऑप्शन नंबर सी के ऊपर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहता है कि अगर y बराबर है किसके, e की पावर sin x इंटू cos x के, देन dy बाय dx इसके बराबर होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व इधर कर लेते हैं भाई जल्दी से। एग्जामिनर देखो क्या कह रहा है कि अगर y की वैल्यू बराबर है किसके, e की पावर में, e की पावर में क्या गिवन है, एक तो sin x गिवन है, फिर गिवन है cos x, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो भाई डेरिवेटिव लेने का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव क्या, नेचुरल एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है कि भाई एक दफा आप अपने नेचुरल एक्सपोनेंट को एडिटिव लिखते हो, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो। तो बेटा देखो sin x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, sin x का यहाँ पे डेरिवेटिव का मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो भाई पहली वाली टर्म को एडिट रहने दोगे। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, भाई cos x का दुनिया में डेरिवेटिव होता है सिंपल तरीके से नेगेटिव के sin x के बराबर, बीच में साइन लगाओगे प्लस का। अब देखो जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एडिट रहने दोगे, cos x का ले लिया था वो एडिट रहेगा, sin x का नहीं लिया था तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x के बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास e की पावर में sin x इंटू कॉस एक्स, और यहां पे देखो sin x इंटू नेगेटिव साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का साइन स्क्वायर एक्स, और cos x इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव का cos स्क्वायर एक्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, e की पावर में sin x इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स cos x नहीं, e की पावर में sin x इंटू कॉस एक्स cos 2x नहीं, e की पावर में sin x और cos x और sin 2x नहीं। यानी कि अच्छा बहुत सारे बच्चे नन ऑफ द अबव टिक कर देंगे, अरे भाई नन ऑफ द अबव नहीं होगा, आपको क्वेश्चन में देखो डबल एंगल का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो जरा गौर से सोचिएगा कि भाई cos का डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x बराबर होता है किसके, cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर के। तो भाई यहाँ पे देखो ना डबल एंगल फॉर्म तो हो रहा है, cos स्क्वायर एंगल माइनस का साइन स्क्वायर एंगल, cos का डबल एंगल के बराबर होगा, तो इसको अगर आप चाहो तो तरीके से क्या लिख सकते हो, e की पावर में sin x इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल cos का डबल एंगल, तो सिंप्लीफाई हो गया। क्वेश्चन किसके बराबर होगा, ऑप्शन नंबर बी के। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बैलून इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन क्या होना था हमारे पास, सिंप्लीफाई होना था, सॉल्व होना था। बताओ भाई ये बात समझ में आती है, बात पल्ले पड़ती है, बात क्लियर होती है कि नहीं होती, प्लीज लेट मी नो दिस थिंग। ये बात समझ में आती है, बात क्लियर होती है कि नहीं होती। भाई देखो कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है, आपको खाली तरीकेकार आना चाहिए, आपको खाली लॉजिक क्लियर होनी चाहिए। वंस यू हैव द लॉजिक यू कैन इजीली सॉल्व एनी सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन। एग्जामिनर की खाली बातों को समझा करो, एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है। अच्छा भाई अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 5 किसके बराबर है, हैज एन इन्फ्लेक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है कि भाई तुम्हारे पास अगर एफ प्राइम एक्स की वैल्यू किसके बराबर, सॉरी एफ डबल प्राइम एक्स की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाए तो उसका मतलब होता है फंक्शन इन्फ्लेक्शन का आ रहा है। रिलेटिव मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1 या इन्फ्लेक्शन एक्स इज इक्वल टू 0 या रिलेटिव मिनिमम एक्स इज इक्वल टू 0। पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा। देखो आपको फंक्शन क्या गिवन है, आपको बेसिकली यहाँ पे फंक्शन गिवन है एफ एक्स का किसके बराबर, ये गिवन है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 5। तो पहले तो आप इस फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव ले लो। तो बेटा देखो अगर आप इस फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव लेते हो तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा सिंपल 3x स्क्वायर के बराबर। नीचे मेरे पास 1/3 का 3 एडिटिस का एडिटिस, क्योंकि देखो 3 तो नीचे वाला कांस्टेंट है ना, तो 1/3 पहले आ गया, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है। सिमिलरली देखो नेगेटिव का 1/2 कांस्टेंट है, पहले आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x के बराबर, प्लस के 5 का डेरिवेटिव 0 हो गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। जैसे हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने के ऊपर आपके पास f प्राइम x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी सिंपल तरीके से एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, आगे क्या बच रहा है, x बच रहा है, यानी कि मेरा फंक्शन का वन डेरिवेटिव किसके बराबर आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के बराबर। तो अगर मैं अपनी एक्सट्रीम कंडीशन का इस्तेमाल करता हूं, एक्सट्रीम कंडीशन क्या होती है, f प्राइम x की वैल्यू को 0 प्लॉट करना, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का x। तो यहां से अगर मैं x को कॉमन लेता हूं, तो यहां से अगर मैं x को कॉमन लेता हूं तो मेरे पास x माइनस का 1 ब्रैकेट में बचेगा। यानी कि देखो हमारे दो फैक्टर्स आ गए ना, एक फैक्टर आ गया x इज इक्वल टू 0
और दूसरा फैक्टर आ गया x माइनस का 1 इक्वल टू 0, यानी कि x की एक और वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू +1। तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक x इज इक्वल टू 0 और एक आ रही है x इज इक्वल टू +1। तो अब चूंकि एग्जामिनर ने कहा हुआ है कि भाई इन्फ्लेक्शन का पॉइंट बताओ, या रिलेटिव मिनिमम बताओ, या रिलेटिव मैक्सिमम बताओ। अब देखो हमने सॉल्व कैसे करना है, ये आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो कैसे, कि भाई इन्फ्लेक्शन का पॉइंट हो या मिनिमम मैक्सिमम निकालने का पॉइंट हो, या वो कब मिलता है, जब आप फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेते हो। तो अगर मैं अपने फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेने पे जाता हूं, तो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव क्या होगा, मेरे फंक्शन का डबल डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, और माइनस के एक्स का डेरिवेटिव होगा -1 के बराबर। तो अगर मैं पहले x की वैल्यू 0 प्लॉट करता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से 2 इंटू 0 0 हो गया, तो नेगेटिव का 1 बच रहा है। तो भाई जब मैंने देखो x की वैल्यू 0 डाली, तो f डबल प्राइम की वैल्यू नेगेटिव का 1 आ रही है। तो f डबल प्राइम कैसा आ रहा है, मेरे पास -1 आ रहा है, यानी कि 0 से छोटा आ रहा है। तो कभी भी f डबल प्राइम अगर 0 से छोटा है, इसका मतलब होता है फंक्शन मैक्सिमम के ऊपर है, इसका मतलब होता है फंक्शन कहां पर है, मैक्सिमम के ऊपर है। तो भाई इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर डी तो कट गया, क्योंकि रिलेटिव मिनिमम नहीं मिल रहा आपको, मैक्सिमम मिल रहा है, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। यानी कि फंक्शन की वैल्यू जब 0 रखी है आपने डबल प्राइम में, तो आंसर की वैल्यू आ रही है 0 से छोटी। 0 से छोटी वैल्यू का मतलब होता है फंक्शन मैक्सिमम के ऊपर है, तो गलत हो गया। अच्छा, अगर मैं दूसरे f की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूं, यानी कि अगर मैं अपना इनपुट 1 का देता हूं, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 2, माइनस का 1 तो प्लस का 1 आ रहा है। तो यानी कि देखो जब मैंने फंक्शन की वैल्यू 1 रखी, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, f डबल प्राइम आ रहा है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है फंक्शन मिनिमम मिल रहा है। तो मिनिमम फंक्शन आपको बेसिकली किस पे अचीव हो रहा है, x इज इक्वल टू +1 पे। भाई ये आपके पास मजे का कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल चीज नहीं है भाई, ये सारी चीजें आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में मैंने पढ़ाई भी है। तो यानी कि देखो यहाँ पे मिनिमम फंक्शन किस पे मिल रहा है, आपको मिल रहा है f डबल प्राइम ग्रेटर देन 0, किस पे मिल रहा है, ये मिल रहा है x की वैल्यू 1 डालने पे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो वैसे ही खत्म हो गया, क्योंकि इन्फ्लेक्शन उसे कहते हैं जहां पे आपके पास f डबल प्राइम x की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाए, तो वहां पे हम क्या कहते हैं कि भाई मेरे पास इन्फ्लेक्शन का पॉइंट था। ये बातें क्लियर होनी चाहिए बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, खुदारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको लाजमी तौर पे मालूम होने चाहिए, क्योंकि इनके बगैर दुनिया नहीं चल सकती भाई, इनके बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये कॉन्सेप्ट अगर आएंगे, ये कॉन्सेप्ट अगर होंगे, तभी हमारे क्वेश्चंस क्या होंगे, सिंप्लीफाई होंगे, सॉल्व होंगे। बात समझ में आती है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, बात पल्ले पड़ रही है भाई, पूरी मेहनत से पूरा का पूरा आपके सामने यूईटी का पेपर सॉल्व कर रहा हूं, ऑथेंटिक पेपर है, कहीं भी नहीं मिलेगा ऑथेंटिक पेपर ये। तो भाई मल्टीपल पेपर्स मैंने आपको सॉल्व करवाए अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है अ लाइन दैट पासेस थ्रू अ पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 एंड इज पैरेलल टू द लाइन x माइनस y इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय। यानी कि एक लाइन है जो कि पास कर रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0 के, और ये लाइन पैरेलल है एक और लाइन x माइनस y इक्वल टू 0 के। तो भाई देखो एग्जामिनर ने कहा हुआ है एक लाइन है जो कि इस लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए गई है, इन दो लाइनों को, और वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, दुनिया में कोई भी लाइन अगर पैरेलल होती है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर दुनिया में कोई भी लाइन पैरेलल होती है, तो दोनों लाइंस के एक्स और वाई कोफिशिएंट्स हमेशा सिमिलर होते हैं। तो मेरे एग्जामिनर कह रहा है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल थी, ओके। तो मेरे पास ऑप्शन 4 आ रहे हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है y इज इक्वल टू एक्स माइनस का 1, ओके। दूसरा ऑप्शन आ रहा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तीसरा ऑप्शन आ रहा है y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स नेगेटिव 1, और चौथा ऑप्शन आ रहा है y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स प्लस 1। अगर मैं पहले ऑप्शन को तरीके से लिखूं, प्लस के वाई को यहां भिजवाऊंगा, तो क्या ऑप्शन बन गया, ये बन गया 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस का वाई माइनस का 1। दूसरा ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर सी जो है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, अगर y को दूसरी तरफ भिजवाऊंगा तो ये बन गया एक्स माइनस का वाई प्लस का 1। तीसरे ऑप्शन में अगर x वाली टर्म्स को वहां भिजवाऊंगा, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस का 1 इक्वल टू 0। और इस ऑप्शन के अंदर तमाम वैल्यूज को अगर एक तरफ सेंड करूंगा, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस का वाई माइनस का 1 इक्वल टू 0। एग्जामिनर ने चूंकि कहा है कि मेरी लाइन इसके पैरेलल है, एग्जामिनर ने क्या कहा है कि आपकी जो लाइन है वो पैरेलल है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 के। तो यानी कि याद रखिएगा, दुनिया में कभी भी दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं, तो उनके एक्स और वाई कोफिशिएंट हमेशा दोनों लाइनों के सिमिलर होते हैं। यानी कि अगर एक लाइन आ रही है 2x माइनस का 3y प्लस का 9 इक्वल टू 0, इस लाइन के पैरेलल के जो भी लाइन होगी, इस लाइन के पैरेलल में जो भी लाइन होगी ना, उसके पास सेम एक्स और वाई कोफिशिएंट्स होंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता। या तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि खाली इन दो इक्वेशंस के अंदर एक्स माइनस का वाई अचीव हो रहा है। अब हमें देखना क्या है कि भाई एग्जामिनर कह रहा है, हमें इतनी बात तो समझ में आ गई ना। अब देखो एग्जामिनर ने एक चीज और कही थी क्वेश्चन में, कि तुम्हारी जो लाइन है वो बेसिकली इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 को, और वहां पे एक्स की वैल्यू 0 के बराबर है। तो अगर एक्स की वैल्यू 0 है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स की जगह पे 0 रखो, तो वाई माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 के बराबर। यानी कि उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट आपको गिवन है 0,1, क्योंकि देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, तुम्हारी जो लाइन जो आपको कैलकुलेट करनी है, वो लाइन एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 से इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, और वो लाइन के ऊपर पॉइंट एक्स इज इक्वल
इक्वल टू 0 है, यानी कि x की वैल्यू 0 आपने रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 के बराबर, तो पॉइंट उस लाइन के ऊपर 0,1 का है। तो आप चेक कर लो 0,1 का पॉइंट किस पे सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं पहले वाले ऑप्शन को देखता हूं, क्या इस ऑप्शन के ऊपर ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है 0,1 का, तो 0 का 0, नेगेटिव का साइन, 1 का 1, माइनस का 1, तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर तो नहीं आ रहा, यानी कि ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। अगर मैं दूसरे ऑप्शन को देखूं 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस का वाई प्लस का 1, तो यहाँ पे देखो अगर x की वैल्यू 0 डालता हूँ और y की वैल्यू 1 डालता हूँ, हाँ तो ये देखो ना बेटा 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि यहाँ पे इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी के बराबर। देखो भाई इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या थी, लॉजिक ये थी कि आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको जो लाइन फाइंड करनी है वो लाइन एक लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है और x की वैल्यू 0 है, तो वहां से आपको एक पॉइंट मिल गया 0,1 का। सिमिलरली एग्जामिनर ने बताया हुआ था कि आपकी जो लाइन है वो लाइन बेसिकली एक और लाइन के पैरेलल है, तो वहां से आपको अंदाजा हो गया कि भाई आपके पास आपके जो चार ऑप्शन उनमें से दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि देखो कभी भी दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं उनमें x और y कोफिशिएंट्स हमेशा सिमिलर होते हैं। इस तरीके से आप अपनी करेक्ट इक्वेशन तक इजीली पहुंचोगे। ये लॉजिक है भाई, ये बेसिक चीजें, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, बाखुदा इसमें बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बिलीव मी इट्स अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लॉगरिथम के ऊपर आ रहा है, एग्जामिनर कहता है, इसको मैं यहीं पे करके बता देता हूं। एग्जामिनर कह रहा है अ लॉग हैविंग अ बेस 3, फंक्शन आ रहा है 27 का, माइनस का साइन आगे आ रहा है लॉग हैविंग अ बेस 5, आर्गुमेंट या फंक्शन आ रहा है 25 का। कैसे सिंप्लीफाई करोगे? देखो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर अ लॉग हैविंग अ बेस 3, 27 क्या होता है? 27 होता है हमारे पास 3 का क्यूब, 27 क्या होता है? 3 का क्यूब होता है, माइनस का साइन और लॉग 5 का लॉग बेस 5, 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है। बेटा लॉगरिथम की ये प्रॉपर्टी होती है, हमेशा याद रखिएगा, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है किसी भी टर्म पे अगर पावर आ रही हो पावर पहले आ जाएगी और लॉग सिंपल नीचे वाली टर्म पे अप्लाई हो जाता है। तो बेटा देखो यहाँ पे पावर आ रही है ना, 3 पहले आ जाएगा, सिंपल तरीके से अ लॉग हैविंग अ बेस 3 फंक्शन 3 अप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली देखो यहाँ पे भी पावर आ रही है, पावर 2 पहले आ जाएगी, ये लॉग बेस 5 फंक्शन 5 अप्लाई हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कभी भी लॉगरिथम के अंदर अगर बेस और फंक्शन सिमिलर हो, कभी भी लॉगरिथम में अगर बेस और फंक्शन सिमिलर हो तो ये 1 के बराबर होता है। तो यानी कि ये दोनों चीजें क्या हो गई, 1 1 के बराबर। सिंपल आपके पास बच गया 3 माइनस का 2, 3 माइनस का 2 क्या होता है? 1। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी के बराबर। बताओ भाई आसान है कि नहीं आसान? आप बोलोगे सर आसान है, अरे भाई आसान नहीं है, आसान इसको बनाया गया है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है बेटा। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है y इज इक्वल टू 2 की पावर x, कहता है dy बाई dx बताओ। अरे भाई सिंपल तरीके से ये हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन एक्सपोनेंट का क्वेश्चन। डेरिवेटिव में कॉमन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक दफा कॉमन एक्सपोनेंट को लिखोगे, फिर सिंपल तरीके से ln लोगे, किसके ऊपर? जो बेस में नंबर आ रहा था उसके ऊपर ln को अप्लाई करोगे, और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, आगे जाके पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, तो सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर x इंटू ln2। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जामिनर कहते हैं अ पार्टिकल्स ट्रेजेक्टरी इन स्पेस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 8t माइनस 2t स्क्वायर, y इज इक्वल टू 12t माइनस का t स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू 4। द पार्टिकल इज एट रेस्ट एट द पॉइंट डैश। अब काफी सारे बच्चे बोलेंगे सर रेस्ट का पॉइंट है तो 0 0 0 होगा। अरे भाई क्वेश्चन में एक मांगा भी नहीं है उसने। क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, एक पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री है स्पेस के अंदर और उसके अंदर उसने आपको एक्स का वेरिएबल भी दिया है, वाई का भी दिया है और जेड का भी दिया है। आगे मासूमियत से कह रहे हैं जब पार्टिकल रेस्ट पे आया तो किस पॉइंट के ऊपर रेस्ट पे आया, आपको वो पॉइंट बताना है। तो भाई सबसे पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई पार्टिकल की जो पोजीशन है ना, हमारा मेन मुद्दा वहां से स्टार्ट हो रहा है। तो भाई मैं सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या काम करूंगा, भाई मैं पहले टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा ना कि रेस्ट पे आने से पहले टाइम क्या है, क्योंकि अगर आप देखो एक्स के अंदर, वाई के अंदर, जेड के अंदर जो आपका फंक्शन गिवन है वो टी के रिस्पेक्ट से गिवन है, तो हम सबसे पहले टी की वैल्यू अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो उस टी को अपनी इक्वेशन में डालेंगे तो क्वेश्चन हमारे लिए चुटकी बजा के सॉल्व हो सकता है, कोई मुश्किल काम ही नहीं है उसके अंदर। अब मैं टी की वैल्यू कैसे निकालूं? देखो मुझे सबसे पहले दिख रहा है कि x की जो इक्वेशन गिवन है ना, इस x की इक्वेशन को आप देखो, ये जो x की इक्वेशन आ रही है x इज इक्वल टू 8t माइनस का 2t स्क्वायर। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं t की रिस्पेक्ट से तो क्या बन जाएगा, dx बाई dt इज इक्वल टू 8t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 8 के बराबर, और 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 2 जार 4t के बराबर। तो हमें ये बात मालूम है कि अगर मैं यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कंडीशन अप्लाई करूं, डिफरेंशियल कैलकुलस का कॉन्सेप्ट है, तो अगर मैं यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं तो मैं dx बाई dt को यानी कि फंक्शन के वन टाइम डेरिवेटिव को क्या कंसीडर करूंगा, जीरो कंसीडर करूंगा। तो क्या बन गया, 0 इज इक्वल टू 8 माइनस का 4t, माइनस का 4t वहां पे जाएगा, प्लस का 4t बन जाएगा, इक्वल टू के बाद 8,
4 1 जार 4 होता है, 4 2 जार 8 होता है, तो यानी कि टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 के बराबर। टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 के बराबर। अब इस टाइम को उठा के आप सिंपल अपनी इक्वेशन में प्लॉट कर दो, तो मेरे पास x का पॉइंट क्या बन जाएगा, 8 का 8 t की जगह पे आ जाएगा 2, माइनस का 2t स्क्वायर, t की जगह पे आ गया 2 स्क्वायर का स्क्वायर, 8 टू जार होता है 16, सही है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 टू जार इज 8, तो 16 में से 8 निकालोगे 8 बच रहा है, तो यानी कि x की वैल्यू क्या है 8 के बराबर। तो इन चारों ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें x की वैल्यू 8 आ रही है। ऑप्शंस के अंदर से खाली एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पे x की वैल्यू किसके बराबर आ रही है 8 के बराबर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, सिंपल तरीके से करेक्ट आंसर होगा x इज इक्वल टू 8 के बराबर। वैसे अगर आप चाहो तो y पे भी चेक कर सकते हो, y की इक्वेशन क्या है, y की इक्वेशन आ रही है भाई, y की इक्वेशन क्वेश्चन में आपको गिवन है 12t माइनस का t क्यूब। तो अगर t की वैल्यू किसके बराबर डालोगे, t की वैल्यू 2 डालोगे तो क्या बन जाएगा, 12 2 जार 24, और t का क्यूब होता है 8 के बराबर, तो 12 में से 8 निकालोगे तो क्या बचेगा 16, तो सेकंड ऑप्शन 16 आ रहा है। और z जो डायरेक्टली 4 के बराबर गिवन है, तो ऑब्वियसली z इज इक्वल टू 4 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि हमारे पास देखो ऑप्शन नंबर सी इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि पार्टिकल जब रेस्ट पे आया तो उस वक्त उस पार्टिकल के पॉइंट किसके बराबर था, उसकी पोजीशन किसके बराबर थी, 8,16,4 के बराबर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि आपके पास कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स कॉन्सेप्ट आ रहा है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई फंक्शन की वैल्यू गिवन है 3x माइनस के 1 के बराबर, और gx की वैल्यू गिवन है x इंटू एक्स माइनस 1 के बराबर। तो बताइए g इंटू एफ इनवर्स। तो पहले तो आपको एफ इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो भाई देखो फंक्शन क्या गिवन है, जरा गौर से देखो, आपको यहाँ पे फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस का 1। तो भाई फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं बेटा, किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है 3 स्टेप्स। पहला स्टेप होता है एफ एक्स को रिप्लेस करवाओ y से, तो y की वैल्यू क्या बन गई, y आ गया आपके पास 3x माइनस 1 के बराबर। अब x की फॉर्म में डेटा कन्वर्ट करवाओ, माइनस का 1 यहां पर आएगा तो यहाँ पे प्लस का 1 आ गया, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, तो मेरे पास x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 के। पहला स्टेप क्या होता है, fx को रिप्लेस करवाना y से। दूसरा स्टेप क्या होता है, x की फॉर्म में डेटा कन्वर्ट करना। तीसरा और फाइनल स्टेप होता है इनवर्स का, कि अगर आपको कभी भी इनवर्स निकालना है तो तीसरा और फाइनल स्टेप ये होता है कि जहां पे y आ रहा है वहां पे x को लिख दो, और जहां पे x आ रहा है उसको रिप्लेस करवा दो f इनवर्स x के साथ, तो ये आपका इनवर्स आ गया। एग्जामिनर ने कहा क्या था कि g इनवर्स x करना है, यानी कि भैया कंपोजिट फंक्शन है g के पेट में f इनवर्स। तो यानी कि देखो g के फंक्शन में जहां जहां इनपुट आ रहा है वहां पे हम इस फंक्शन को डाल देंगे, तो इस x की जगह पे क्या आ जाएगा, ये देखो हमारे पास g का फंक्शन था x इंटू एक्स माइनस 1, तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे आप f इनवर्स की वैल्यू को डालोगे, तो ये बन जाएगा x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 3, फिर अंदर ब्रैकेट के भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 1। अब इसको बैठ के सिंप्लीफाई करोगे, तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो गया अंदर x प्लस का 1, बाहर वाला x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इट इज। यहाँ पे एलसीएम ले लो, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 का 3, यहाँ पर आ गया x प्लस का 1, ये 3 अपने क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3। तो भैया ऊपर मौजूद है x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे एक में से 3 को निकालोगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव का 2 बचेगा, नीचे 3 का 3, तो ये बन गया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस का 2 और नीचे 3 का 3 एज इट इज। तो कौन सा ऑप्शन, अच्छा कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको फिलहाल, तो इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको मजीद सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो अगर मैं इसको मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लूं तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा मेरे पास x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस का 2, और नीचे आ जाएगा 3 3 जार 9। तो अगर मैं अपने चारों ऑप्शंस को देखूं तो मेरे चारों ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे आ रहा है x इंटू एक्स प्लस 1 बाई 3, नहीं ये भी नहीं होगा, x बाई 3 इंटू एक्स माइनस 1 ये भी नहीं होगा, 3x इंटू 3x माइनस 1 ये भी नहीं होगा, यानी कि इसके चारों ऑप्शन गलत आ रहे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए था नन ऑफ दीज का, आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए था नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको बेटा करेक्ट नहीं गिवन, करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास नन ऑफ दीज, क्योंकि हमारा करेक्ट आंसर क्या आ रहा है इसके बराबर, ये हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है, रिमेंबर दिस थिंग। तो भाई इस पेपर में कुछ जगहों पे गलतियां आ रही हैं तो उसको मैं खुद ही सही करवा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे भाई ये टी स्क्वायर गिवन था, हालांकि टी क्यूब के ऊपर आंसर आएगा। सिमिलरली ऊपर जैसे वो क्वेश्चन था उसके ऑप्शंस में गलती गिवन थी वो रेक्टेंगल वाले क्वेश्चंस के अंदर, तो भाई जहां जहां गलती आ रही है उसको मैं खुद ही से सही करवाता जा रहा हूँ, सही है ना। तो ये आपका ऑथेंटिक पेपर आ रहा है तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है टाइपिंग करने के अंदर इंसान गलती कर देता है, तो जहां जहां गलतियां आ रही है मैं उसको खुद भी सही करवा रहा हूँ। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं द पीरियड ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 3 इंटू साइन टी बाई 8। देखो भाई साइन टी बाई 8 का पीरियड बताना है, किसका पीरियड बताना है आपको, बताना है 3 इंटू साइन
टी डिवाइडेड बाय 8 का पीरियड। देखो बेटा साइन का जो ओरिजिनल पीरियड होता है, साइन का ओरिजिनल पीरियड क्या होता है, 2 पाई के बराबर, मगर हमें किसका पीरियड बताना है, 3 इंटू साइन टी बाई 8 का। याद रखिएगा आपके एंगल से जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है दूसरी तरफ जाके डिवाइड होती है, और जो टर्म डिवाइड हो रही होती है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके साइन के ओरिजिनल पीरियड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 2 क्या होता है, 16 होता है, पाई का पाई एडिट इज, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 16 पाई के बराबर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है अ वायर ऑफ द लेंथ एल कैन बी शेप्ड इनटू अ सर्कल और अ स्क्वायर, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द सर्कल इज डैश। अब ये क्वेश्चन जो बेटा हमारे पास आ रहा है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास कई दफा नस के अंदर भी पूछा जा चुका है, और ई कैट के यूईटी के पास पेपर्स में भी आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिल रहा है। इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने की लॉजिक क्या है, एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना एक वायर है, तुम्हारे पास जो है ना एक वायर है, और उस वायर की लेंथ किसके बराबर है, एल के। तुम इस वायर को मोड़ तोड़ के एक सर्कल क्रिएट करते हो, और इस वायर को मोड़ तोड़ के तुम एक पर्टिकुलर स्क्वायर क्रिएट करते हो। तो तुमने एक ऐसी वायर जिसकी लेंथ एल थी उससे एक सर्कल भी क्रिएट करा और एक स्क्वायर भी क्रिएट करा। अब बताइए अगर तुम स्क्वायर के एरिया को डिवाइड करवाते हो सर्कल के एरिया पे, तो आंसर क्या होगा। क्वेश्चन की लॉजिक बस इतनी सी है, क्वेश्चन की लॉजिक हमारे पास बस ये आ रही है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, जहन में क्वेश्चन आता है। भाई देखो जब मैं सर्कल क्रिएट करता हूं इस वायर से, तो अगर मैं सर्कल को आपको थोड़ा सा ब्रेक करके दिखाऊं, लेट सपोज ये सर्कल है, तो ये मेरे पास आधा हिस्सा सर्कल का ऊपर आ रहा है, आधा नीचे आ रहा है। तो जाहिर सी बात है आपने वायर को मरोड़ के, जाहिर सी बात है आपने वायर को मरोड़ा, तो आपने पहले सर्कल का अपर पार्ट बनाया सेमी सर्कल, फिर आपने जाहिर सी बात है वायर को मजीद मरोड़ा, तो सर्कल का बाकी आधा हिस्सा भी कंप्लीट हुआ। सही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो आधी वायर थी उससे मैंने आधा सर्कल का हिस्सा बनाया है, और बाकी आधी वायर से मैंने आधा सर्कल का हिस्सा बनाया है। मैंने कंप्लीट वायर को मरोड़ कर सर्कल बनाया है ना। तो यानी कि भैया अगर मैं एक वायर को कंप्लीटली मरोड़ के सर्कल बना रहा हूं, तो जाहिर सी बात है इस लाइन से ऊपर वाला हिस्सा, आधा हिस्सा उस आधी वायर से बन रहा है, आधा हिस्सा आधी वायर से बन रहा होगा सर्कल का। नॉर्मल सी बात है ना भाई। इस लाइन को अगर मैं मरोड़ के सर्कल बनाता हूं, तो पूरा सर्कल अगर लेंथ एल का बनता है वायर का, तो भाई आधा हिस्सा क्या होगा, L/2 का, बाकी आधा हिस्सा होगा L/2 का। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। तो अगर मुझे यहां से रेडियस की वैल्यू निकालनी है, तो रेडियस कैसे निकालें भैया, सिंपल तरीके से हम कंसीडर करते हैं S इज इक्वल टू आर थीटा का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मैं अपने एस की वैल्यू को एल रखता हूँ, आर का आर। अब थीटा क्या होगा, चूंकि कंप्लीट सर्कल की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है थीटा कंप्लीट सर्कल के ऊपर जो आपका एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री का मतलब 2 पाई के बराबर। तो आपके पास रेडियस क्या आ गया, रेडियस आ जाएगा एल डिवाइडेड बाय 2 पाई के बराबर। तो अगर मुझे सर्कल का एरिया निकालना है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना भाई, यही है। तो पाई का पाई एज इट इज, और आर की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एल डिवाइडेड बाय 2 पाई, और बाहर होल पावर में स्क्वायर का स्क्वायर, चाहो तो सिंप्लीफाई इधर ही करवा लो। तो ये बन जाएगा पाई इंटू एल स्क्वायर, और नीचे डिवीजन में आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर। तो एक पाई से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास सर्कल का एरिया किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू पाई का पाई, ये आ गया सर्कल का एरिया। सेम गोज फॉर दी स्क्वायर, कि देखो स्क्वायर के अंदर क्या हुआ भाई, ये कंप्लीट जो एक वायर की लेंथ एल थी, आपने इसको मरोड़ तड़ोड़ के क्या करा है, एक स्क्वायर क्रिएट करा है। यानी कि इस कंप्लीट स्क्वायर की जो लेंथ आ रही है वो किसके बराबर है, वो बराबर है हमारे पास एल यूनिट्स के। अब देखो अगर मुझे एक साइड की वैल्यू निकालनी है ताकि स्क्वायर का भी एरिया निकाल सके, तो स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो अब आपको पहले साइड की वैल्यू चाहिए। तो अब अगर अगर मुझे कंप्लीट स्क्वायर की लेंथ गिवन है, तो भाई कंप्लीट स्क्वायर की लेंथ निकालने के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, पैरामीटर। कि भाई अगर मैं स्क्वायर की तमाम साइड्स की लेंथ का सम करता हूं तो क्या बनता है, पैरामीटर। पैरामीटर किसके बराबर होता है, 4 टाइम्स ऑफ दी एक्स के, 4 टाइम्स ऑफ दी साइड के। तो अगर मुझे एक स्क्वायर की कंप्लीट लेंथ गिवन है, तो ये किसके बराबर है, पैरामीटर के बराबर है। तो भाई आपने चूंकि एक वायर को जिसकी लेंथ एल के बराबर थी, तो आपने इसी वायर को आपने मरोड़ तोड़ के ये बनाया ना, स्क्वायर बनाया, तो इस पूरे स्क्वायर की जो लेंथ है वो एल के बराबर है। लेंथ का मतलब पैरामीटर, पैरामीटर की जगह पे एल आ गया इंटू 4 एक्स का 4 एक्स। तो यहां से आपके पास एक साइड की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, एल डिवाइडेड बाय 4 के बराबर। अब अगर मुझे स्क्वायर का एरिया चाहिए, तो स्क्वायर का एरिया क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एल डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर, और नीचे 4 का स्क्वायर, सिंपल तरीके से 16। ये आपके पास आ गया स्क्वायर का एरिया। एग्जामिनर कह रहा था कि रेशो बताइए स्क्वायर का एरिया डिवाइडेड बाय सर्कल का एरिया। तो ऊपर आ जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, नीचे होल डिवीजन में आ जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, एक से ज्यादा टर्म्स कभी भी डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म
नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, 4 1 4 होता है, 4 4 16 होता है। तो आपका फाइनल आंसर किसके बराबर आ रहा होगा? सिंपल पाई बाय 4 के बराबर। तो करेक्ट आंसर क्या आता है इस क्वेश्चन का? सिंपल पाई बाय 4, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। देखने में कितना मुश्किल क्वेश्चन लग रहा था, पर चुटकी बजा के सॉल्व हो गया यार। क्या मुश्किल बात है इसके अंदर भाई? कौन कहता है कि चीज मुश्किल है? अरे भाई क्या मुश्किल है इसके अंदर? नर्सरी क्लास का बच्चा सॉल्व करता है, आपको बात पता है? नर्सरी क्लास का बच्चा सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? सॉल्व हो गया। नथिंग इज डिफिकल्ट भाई, नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस वर्ल्ड। सिंपल तरीके से हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया बेटा? सिंपल वे में सॉल्व हो गया। सिंपल इज डेट। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है। एग्जामिनर कहता है इफ साइन एक्स प्लस पाई बाई टू इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस का पाई एंड नेगेटिव का पाई इज नेगेटिव एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव पाई बट स्मॉलर देन इक्वल टू 2 पाई, देन एक्स इज इक्वल टू डैश। अब देखो भाई, एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग दिया है ट्रिगोनोमेट्री का, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। एग्जामिनर क्या कहता है कि भाई साइन एंगल है एक्स प्लस का पाई बाई टू, अगर ये बराबर है, अगर ये बराबर है मगर किसके? अरे भाई एग्जामिनर कह रहा है ये बराबर है कॉस का कॉस इंटू एक्स प्लस के पाए के। तो बताइए अगर x की वैल्यू नेगेटिव पाई से, नेगेटिव पाई का मतलब क्या होगा? यानी कि नेगेटिव का 180, x की वैल्यू क्या है? इससे बड़ी है या इसके बराबर है? कहां तक के? 2 पाई यानी कि 360 के दरमियान की है। तो एग्जामिनर कह रहा है x की वैल्यू क्या होगी? पाई बाय 2 होगी, 7 पाई बाय 4 होगी, नेगेटिव का 3 पाई बाय 2 होगी या 3 पाई बाय 2 होगी। अब देखो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका आपको बताऊं क्या है? आसान तरीका ये है कि बारी बारी अपने ऑप्शंस को रख के चेक करो, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो अगर मैं कंसीडर करता हूं कि x की वैल्यू पाई बाय 2 है, तो पहले तो चेक करो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? हाँ करेगा भाई, पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 90 डिग्री नेगेटिव का 180 से बड़ा है और प्लस के 3 से। तो हम लोग अब क्या करेंगे? सबसे पहले जो पाई बाय 2 आ रहा है 90 डिग्री, इसको हम बारी बारी अपने क्वेश्चन में जरा प्लॉट करके चेक करते हैं। तो भाई देखो मेरा जो क्वेश्चन गिवन था, ये क्या गिवन था भाई? ये गिवन था आपके पास साइन का साइन, इधर एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? इधर x प्लस का पाई बाय 2। वैसे अगर चाहो तो अपने क्वेश्चन को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो यार। आपको क्वेश्चन बेसिकली गिवन है पाई बाय 2 प्लस का x, और इक्वल टू के बाद क्या आ रहा है? इक्वल टू के बाद आ रहा है कॉस का कॉस, और आगे आ रहा है मेरे पास पाई प्लस का x। तो अगर मैं चाहूं तो अपने क्वेश्चन को एटलीस्ट सिंप्लीफाई कर सकता हूं ताकि जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए। कि भाई देखो, आप इसको यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का आप एंगल तो बाद में डालोगे ना यार, एंगल देखो कैलकुलेटर बगैर डालने में आपको डिफिकल्टी होगी। तो इसको एक आसान तरीका क्या है कि पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। साइन 90 प्लस का थीटा किसके बराबर होता है भाई? अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करो, रेफरेंस एंगल आपका 90 डिग्री का आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये कन्वर्ट होगा, ये चेंज होगा। किस पे चेंज होगा? ये हो जाएगा कॉस का कॉस, और दूसरा वाला एंगल एरिडिस आ जाएगा 90 प्लस का थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट साइन का होता है, तो यहाँ पे आ गया कॉस एक्स इक्वल टू के बाद। अब देखो यहाँ पे आ रहा है कॉस 180 प्लस का थीटा। तो बेटा कॉस 180 प्लस का थीटा किसके बराबर होता है? देखो 180 का मतलब क्या है? 180 का मतलब है रेफरेंस एंगल अगर मेरा 180 का आ रहा है, पाई यानी कि 180, तो यानी कि क्वेश्चन में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है आंसर में वही रहता है। सेकंड वाला एंगल एरिडिस आ जाएगा। और 180 प्लस थीटा का मतलब क्या है? 180 प्लस थीटा का मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट पे कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। यानी कि देखो क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो ना भाई। ये मैंने क्या काम करा है? ये मैंने आपको अपने लेक्चर्स के अंदर एक शॉर्टकट पढ़ाई थी कि साइन 90 प्लस थीटा या कॉस 180 प्लस थीटा या टेंजेंट 270 माइनस थीटा, इनको सॉल्व करने की ट्रिक होती है। तो हमने सबसे पहले ट्रिक के ऊपर क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, ताकि अब अगर आप एंगल को डालोगे तो सॉल्व करना तो आसान हो जाए। तो देखो अगर आप पहला ऑप्शन डालते हो पाई बाय 2 का, तो भाई यहाँ पे देखो कॉस क्या आ गया? कॉस पाई बाय 2 यानी कि कॉस 90 डिग्री इधर भी आ गया, और इधर भी आ जाएगा नेगेटिव का नेगेटिव, कॉस का कॉस, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। और हमें ये बात मालूम है कि कॉस 90 तो बराबर होता है किसके? जीरो के। मगर यहाँ पे देखो ये आ गया आपके पास कॉस 90 जीरो, और इधर आ गया नेगेटिव। भी करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए कैन बी करेक्ट, क्योंकि जीरो इज इक्वल टू जीरो वेरीफाई कर रहा है, सही है। मगर आप बाकी ऑप्शंस को भी जरा देख लेते हैं। अच्छा, सेकंड ऑप्शन आ रहा है 7 पाई बाय 4। देखो 7 पाई बाय 4 मुझे साफ तौर पे दिख रहा है इस लिमिट से बाहर होगा, इस रेंज से बाहर होगा 7 पाई बाय 4। तो अगर मैं चेक करता हूं तो ये क्या बन जाएगा? 180 बाय पाई, पाई से पाई कट गया, 4 4 16 होता है, दो कैरी किया तो 4 5 20 हो जाएगा। 45 को अगर मैं 7 के ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं तो 45 इंटू 7 क्या आ जाएगा? 7 5 35 का 5 3 कैरी, 7 4 21, 21 में 3 का 7 4 28, 28 में जब 3 का इजाफा करोगे तो ये आ जाएगा 31। हाँ देखो ना 315 बन रहा है। 315 आपके पास, बल्कि नहीं, इस रेंज में लाए कर रहा है, इस रेंज में तो लाए कर रहा है। आपके पास 7 पाई बाय 4 इस रेंज में बिल्कुल लाए कर रहा है। मगर हमें एक चीज मालूम है भाई, आपके पास जो कॉस के ऊपर ये आंसर आएगा वो
वो आंसर नेगेटिव के cos x में सिमिलर थोड़ी होगा, नेगेटिव की वैल्यू आ रही है कभी भी सेम नहीं होगा, यानी कि इट कैन नॉट बी द करेक्ट वन। ओके, अच्छा नेगेटिव का 3 पाई बाय 2 अगर मैं रखता हूं तो नेगेटिव 3 पाई बाय 2 का मतलब क्या है? 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 का क्या मतलब होता है? अगर मैं 3 पाई बाय 2 रखता हूं तो 3 पाई बाय 2 का मतलब होता है 180 बाय पाई पे अगर आप सिंप्लीफाई करो तो पाई से पाई कट गया, ये बन जाएगा 2 9 ज़र 18, 0 का 0, 9 इंटू 3, 3 9 ज़र 27, ये बनता है 270 डिग्री। तो भाई ये आपके पास क्या आ गया? नेगेटिव का 270 डिग्री। तो यही हमारे पास x की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव 180 से बड़ी है या उसके बराबर है, तो यानी कि नेगेटिव का 270 डिग्री इस रेंज से बाहर का एंगल है। तो इसीलिए ये आंसर ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है 3 पाई बाय 2 का। 3 पाई बाय 2 का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव का 270 डिग्री। तो हमें पता है कि भाई cos 270 भी किसके बराबर होता है? cos 270 भी बराबर होता है 0 के, क्योंकि देखो हमेशा याद रखिएगा y एक्सिस के ऊपर cos की वैल्यू क्या होती है? 0 के बराबर। तो cos 270 डिग्री किसके बराबर होगा भाई? नॉर्मल सी बात है, ये भी 0 के बराबर होगा और यहाँ पे भी आपको 0 ही मिलेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए भी सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये दोनों ऑप्शन ही इस चीज को सेटिस्फाई करेंगे। नॉर्मल सी बात है कि भाई दोनों ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है, क्योंकि पाई बाय 2 भी करेक्ट है, 3 पाई बाय 2 भी करेक्ट है, यानी कि आपके पास ये दोनों ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आप चाहो तो डायरेक्टली इस इक्वेशन से सॉल्व करना चाहो। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहता है लॉग हैविंग अ बेस 2 फंक्शन 8x इक्वल टू के बाद 18, एग्जामिनर कह रहा है x की वैल्यू क्या होगी? देखो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? एग्जामिनर इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? एग्जामिनर कहता है एक लॉगरिथम है जिसकी बेस में 2 आ रहा है, फंक्शन 8x का आ रहा है, इक्वल टू के बाद 18। देखो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहते हो तो मैं एक लॉजिक आपको डिफाइन करता हूं। हमेशा याद रखिएगा, एक बड़ा मशहूर लॉगरिथम का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही पेपर में इनफैक्ट आता है कि एक लॉगरिथम इस तरीके से आपको गिवन होगा, एग्जामिनर कहता है एक्स की वैल्यू क्या है। भाई कभी भी आपके पास इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए कि आपको बेस गिवन है, फंक्शन गिवन है, आपको इक्वल टू की तरफ के नंबर गिवन है, तो यहां पे हम यूज करते हैं बेस पावर कॉन्सेप्ट या बेस फंक्शन कॉन्सेप्ट। ये देखो जो भी आपका फंक्शन है ना उसको आपने एरिडे देखना होता है, और इक्वल टू की इस तरफ जो भी आपकी बेस थी इक्वल टू की इस तरफ उसको लिखोगे, जो भी आपका फंक्शन था इक्वल टू की एक जानेब उसको रखोगे, जो भी आपकी बेस थी इक्वल टू की एक जानेब उसको रखोगे, और इक्वल टू के इस तरफ जो नंबर गिवन था ये बेस की पावर पे आ जाएगा। ये इसकी एक शॉर्टकट होती है सॉल्व करने की, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है। तो भाई यहां पे भी हम सॉल्व करने के लिए इसी कॉन्सेप्ट का सहारा लेंगे कि देखो मेरा जो फंक्शन है उसको मैंने रखा यहां पे, तो ये बन गया 8x, मेरी जो भी बेस आ रही थी वो जाएगी इक्वल टू के इस तरफ, और इक्वल टू के इस तरफ जो नंबर आ रहा था ये आ जाएगा बेस की पावर में। तो भैया देखो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो 8 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 की पावर 18, और नीचे डिवीजन में 8 का 8। तो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देखो 8 क्या होता है? 8 होता है 2 की पावर में 3, तो 2 की पावर 3 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 18 पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपके पास फाइनली क्या वैल्यू बचेगी? 2 की पावर 15। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? x की वैल्यू होगी 2 की पावर 15 के बराबर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। अरे भाई क्या मुश्किल चीज है इसमें, सारी ट्रिक्स आपको सिखाई भी हैं, क्या मुश्किल बात है इसमें? बेटा कोई मुश्किल चीज नहीं है, नर्सरी क्लास का बच्चा सॉल्व करता है बाखुदा। अच्छा भाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है इसको मार्क कर लीजिए, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूईटी के पेपर्स के अंदर 2017 में भी आया हुआ है, 19 में भी आया हुआ है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है यूजिंग अ बाइनोमियल थ्योरम रूट फिफ्थ रूट 5 है, फिफ्थ रूट क्या है? फिफ्थ रूट है आपके पास इंटू 40 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डैश। अब इस क्वेश्चन की लॉजिक को जरा समझो भाई, एक लॉजिक बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं काम करता हूं इसको यहां पे सॉल्व करवाता हूं। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि बाइनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करो, आपको फिफ्थ रूट गिवन है किसका? 40 का। अब बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर इसको कैसे सॉल्व करें? अब बच्चों के जहन में कॉन्सेप्ट आएगा सर बाइनोमियल थ्योरम का तो मतलब ही दो टर्म्स होते हैं, यहां पे तो फिफ्थ रूट 40 गिवन है, इस क्वेश्चन को भला सॉल्व कैसे करेंगे? अरे भाई सॉल्व करने के लिए आप लॉजिक को इस्तेमाल करोगे, ऊपर वाले ने आपको लॉजिक इस्तेमाल करने के लिए अकल दी है। कैसे? कि देखो भाई फिफ्थ रूट, पहले तो भैया फिफ्थ रूट को रिमूव करूंगा, तो देखो हमें ये बात मालूम है कभी भी स्क्वायर रूट को रिमूव करते हो पावर में हाफ आता है, कभी भी क्यूब रूट को रिमूव करते हो पावर में 1/3 आता है, तो सिमिलरली अगर फिफ्थ रूट को रिमूव करोगे तो पावर में क्या आ जाएगा बेटा? 1/5। अब देखो अंदर 40 गिवन है यार, 40 को कैसे सॉल्व करें भाई? 40 यार ये तो एक ही टर्म गिवन है। तो यार यहाँ पे हम एक काम करते हैं, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ, जरा ब्रेक डाउन करते हैं ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो सके। अब ब्रेक डाउन करने के कई तरीके हैं, 38+2 में कर दो ब्रेक, आपको वो लगता है आसान, आपको लगता है कि भैया 32+5 में कर सकते हो, 32+8 में कर दो, क्योंकि भाई 40 है ना ओवरऑल। तो अगर मैं इस 40 को ब्रेक करूं दो टर्म्स के अंदर, तो मैं कोई भी दो टर्म्स ऐसी लेता हूं जिनको ब्रेक कर सॉल्व करना आसान हो। तो लेट सपोज हमने एक टर्म ले ली 32,
एक टर्म ले ली 8, सही है, और बाहर क्या है पावर में 1/5 का 1/5। अगर मुझे बाइनोमियल सीरीज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन का मतलब है कि बाइनोमियल सीरीज अप्लाई होगी, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस का n इंटू एन माइनस वन का फॉर्मूला, तो मेरे पास सेकंड टर्म जो होनी चाहिए वो छोटी होनी चाहिए, अब उसको क्रिएट करना है। तो यहां से मैं क्या चीज कॉमन ले सकता हूँ, देखो ब्रेक करने को तो मैं 32 और 38 और 2 में भी ब्रेक कर सकता था, मगर जाहिर सी बात है वहां पे फिर सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने 40 को कैसे ब्रेक करा 32 और 8 के अंदर, ताकि जब मैं यहां से 32 को कॉमन लूं, अगर मैं इस क्वेश्चन में से 32 को कॉमन लूं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस का 8 डिवाइडेड बाय 32। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, कभी भी मैथ्स के अंदर से अगर आप किसी इक्वेशन में कोई वैल्यू कॉमन लेते हो और वो वैल्यू किसी टर्म में मौजूद नहीं होती, तो वो उसके डिवीजन में आ जाती है। तो मैंने इन दोनों टर्म में से 32 को कॉमन ले लिया, तो अब ये जो पावर है दोनों टर्म्स के पास जाएगी, तो भाई ये क्या बन जाएगा 32 की पावर 1/5, और इसी तरीके से ये जो पावर है ये इस टर्म पे भी आएगी। 8/32 का मतलब क्या है, देखो 8 वन जार 8 होता है, और 8 के टेबल में 32 कहां पर आता है 4 के ऊपर, तो डेट्स द रीजन 8 और 32 के ऊपर ब्रेक करने की। तो क्या बन गया, ये बन गया 1/4, और होल पावर में क्या है 1/5 का 1/5। देखो ये क्या काम करा, दोबारा समझ लो, हमारे पास यहाँ पे 40 गिवन था, अब 40 को अगर आपको दो टर्म्स में ब्रेक करना है, देखो ब्रेक करने को तो आप 38 और 2 पे भी ब्रेक कर सकते हो, मगर वहां से फिर आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखो 8 अगर मैं 38 को फिर बाद में कॉमन लूंगा, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा 38 को अगर मैं कॉमन लूंगा, तो जाहिर सी बात है उस सूरत के अंदर फिर वो बनेगा 38/2 किसके बराबर होगा, 38 डिवाइडेड बाई 2 भी अगर आप करते हो तो जाहिर सी बात है ये आ जाएगा 19 के बराबर, तो 1/19 हो जाएगा। सॉल्व करना आपके लिए काफी टफ हो जाएगा इस पैटर्न के ऊपर, करने को आप उस पर भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर उससे भी सेम ही आएगा, कोई कैद नहीं है कि आप मेरे बताए गए तरीके को फॉलो करो, आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, तो वो 2/38 बन जाएगा, मगर यहां से सॉल्व करना आपके लिए टफ हो जाएगा ना, मुश्किल चीज है। तो इसीलिए हम लोगों ने जरा आसान पैटर्न पे सॉल्व करा, हमने ऐसे दो नंबर्स के ऊपर 40 को ब्रेक करा जो दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हो, जैसे कि 8 के टेबल में 32 एग्जिस्ट करता है, हमें बात मालूम है, और करीब तरीन नंबर होगा, करीब तरीन फैक्टर बनेगा, डेट्स द रीजन। अदरवाइज आप 38 और 2 पे भी ब्रेक कर सकते हो, 32 और 8 पे ब्रेक करने के पीछे रीजन ये थी कि आपके फैक्टर्स थोड़े छोटे बनेंगे, डेट वाज द ओनली लॉजिक। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर हमें चूंकि बायनोमियल थ्योरम को अप्लाई करना है, तो फर्स्ट टर्म किसके बराबर होनी चाहिए 1 के, तो इसीलिए आपने 32 को कॉमन लिया, तो ये पावर जो है दोनों टर्म्स पे अप्लाई हो गई। अब देखो 32 क्या होता है, 32 होता है 2 की पावर 5, और होल पावर में क्या है 1/5। एक और रीजन 32 पे ब्रेक करने की कि देखो यहाँ पे पावर सिंप्लीफाई हो जाएगी, तो यहाँ पे आ गया 2 का 2, और हमारे पास यहाँ पे आ गया प्लस 1 प्लस का 1/4, और होल पावर में 1/5। तो भाई अब अगर मैं बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई करूं, तो बाइनोमियल सीरीज होती है 1 प्लस का एन एक्स प्लस का एन इंटू एन माइनस वन इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर। तो आपको हायर पावर्स निगलेक्ट कर दो आप बेशक, क्योंकि भाई ऑलरेडी पावर आपकी और वैल्यूज आपकी 1/4 1/5 छोटी वैल्यूज हैं, तो आप हायर पावर्स को निगलेक्ट कर दो, खाली हम 1 प्लस एन एक्स तक अपने क्वेश्चन को ओपन करते हैं। एन की वैल्यू बराबर है 1/5 के, और एक्स की वैल्यू बराबर है 1/4 के। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस का 5 4 जार इज 20, फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस का 1, ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 20। तो हमारे पास यानी कि हमने इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई करा, तो सम की वैल्यू क्या आ गई 21 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि क्या बन गया, इधर बाहर वाला 2 एज इट इज कैज इट इज, ये आ गया 21 डिवाइडेड बाय 20। तो 2 वन जार 2 होता है, 2 10 जार 20 होता है, तो ये बन गया 21 डिवाइडेड बाय 10। 21 को 10 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, जाहिर सी बात है 2.1 के बराबर आएगा, तो यानी कि अप्रोक्सीमेटली मेरा आंसर क्या आ रहा है 2.1 के बराबर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो भाई देखो डायरेक्टली सॉल्व इसको इस पैटर्न पे इजीली कर सकते हो, क्या मुश्किल बात है इसमें, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है भाई, सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ये आपको दिखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, हालांकि बच्चों वाला क्वेश्चन अगर आपका कॉन्सेप्ट है विद इन सेकंड पे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, आपको दिखने में मुश्किल लग रहा है बट है बिलीव मी बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, क्लियर है बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, अगेन इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एग्जामिनर कहता है अ बॉक्स कंटेन 15 रेड 10 ग्रीन एंड 5 येलो टॉफीज। Asim picked two green toffees and one red toffees out of the box and eat them. What is the probability that Irfan will now pick a green toffee? Is dash. अच्छा, यानी कि देखो भैया हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, कॉन्सेप्ट आ रहा है कि भाई पहले एक डब्बा था, उस डब्बे के अंदर 15 रेड टॉफीज थी, यानी कि भाई एक बॉक्स था, उस बॉक्स के अंदर जो रेड टॉफीज गिवन थी वो आपको गिवन थी 15, ओके, और ग्रीन टॉफीज आपको गिवन थी 10, और आपको येलो टॉफीज गिवन थी कितनी 5। तो भाई आसिम ने दो ग्रीन टॉफीज खा ली हैं, यानी कि ग्रीन टॉफीज दो कम हो गई हैं, ओके। तो अब ग्रीन टॉफीज कितनी बची हैं, 8 बची होंगी, और एक रेड टॉफी खाई है, तो अब रेड टॉफीज कितनी बची होंगी, जाहिर सी बात है रेड टॉफी से बचेंगी 14, और येलो टॉफी एंड अच्छा येलो टॉफी उतनी की उतनी है। तो भाई पहले क्या हिसाब था, पहले देखो पहले टोटल टॉफीज कितनी थी,
15 और 10 25, 25 और 5 30, पहले टोटल टॉफीज 30 थी, मगर चूंकि आसिम ने 3 टॉफीज तो खाई है ना, तो अब कितनी बच गई? ये हमारे पास रेड अब 14 हो गई है, ग्रीन 8 हो गई है, और येलो सेम 5 की 5 ही है। तो 14 में अगर आप 7 को जोड़ते हो तो 21 बनता है, 8 को जोड़ूंगा तो 22 बनेगा। तो भैया सिंपल तरीके से मजीद आप 5 का इजाफा कर दो, तो क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 30 में से 3 निकाल दो यार, और आसान तरीका तो 27, यानी कि अब टोटल टॉफीज कितनी? 27 है। तो एग्जामिनर कह रहे हैं इफ इरफान विल नाउ पिक अ ग्रीन टॉफी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अगर इरफान ग्रीन टॉफी उठाए तो भाई ग्रीन टॉफीज कितनी है? सिंपल क्वेश्चन है यार, इसमें मुश्किल क्या है? इसमें मुश्किल चीज क्या है भाई? टोटल ग्रीन टॉफीज कितनी है? 8। टोटल ओवरऑल टॉफीज कितनी है? 27 है। तो भाई प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो इरफान है उसको ग्रीन टॉफी मिले। ग्रीन टॉफीज 8 है, टोटल टॉफीज अब कितनी बची? 27 बची है। तो आंसर आ जाएगा 8/27 के बराबर। क्वेश्चन क्वेश्चन हमारा सिंपली सॉल्व हो गया इस पैटर्न के ऊपर। क्या मुश्किल बात है भाई? इसमें क्या मुश्किल चीज है? सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग। क्या मुश्किल है भाई? इसमें कोई चीज मुश्किल नहीं है। अच्छा खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहते हैं द केटीएच टर्म ऑफ अ सीरीज इज गिवन बाय 2 की पावर k इंटू 3 की पावर नेगेटिव k। ओके, द सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स अप्रोक्सीमेटली। यानी कि आपको क्वेश्चन क्या गिवन है? 2 की पावर k और 3 की पावर में नेगेटिव k। तो 3 की पावर में नेगेटिव k का मतलब है ऊपर से नीचे भेजोगे तो पॉजिटिव k बन जाएगा। यानी कि ये आपको जनरल टर्म गिवन है। एग्जामिनर कह रहे हैं द सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स अप्रोक्सीमेटली। ओके, यानी कि देखो, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो मेरी पावर क्या, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखता हूँ, यानी कि k की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 3 की पावर 1 बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू 2 रखता हूँ तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर और नीचे डिवीजन में 3 का स्क्वायर। अगर मैं k की वैल्यू 3 रखता हूँ तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। सही है ना? तो ये साफ तौर पे दिख रहा है कि हमारे पास एक कैसा सीक्वेंस आ रहा है? एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आ रहा है। तो अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आ रहा है तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सम का फॉर्मूला क्या होता है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में सम निकालने का फॉर्मूला, आपके पास दो फॉर्मुलाज होते हैं। पहले तो कॉमन रेशियो देखोगे तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है यार, अगर मैं 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 के स्क्वायर को डिवाइड करवाता हूँ 2 के डिवाइडेड बाय 3 के ऊपर, तो बन जाएगा 3/2। 2 से 2 कट जाएगा और इस 3 से एक 3 कट जाएगा, तो ये 2/3 ही बचेगा। तो 2/3 का मतलब क्या है कि नीचे वाली वैल्यू बड़ी आ रही है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी आ रही है। तो आर की वैल्यू यानी कि 1 से छोटी है। तो हम सम का फॉर्मूला वो इस्तेमाल करेंगे जहां पे आर की वैल्यू 1 से छोटी होती है। तो भाई देखो, यहाँ पे मेरे पास सम की वैल्यू चूंकि आर की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है, तो सिंपल सम निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू, और आगे क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा सिंपल तरीके से ए का ए इन टू, ए का ए इन टू, आगे आ जाएगा 1 माइनस का आर की पावर एन, नीचे डिवीजन में 1 माइनस का आर। तो बेटा ए किसके बराबर है? ए बराबर है हमारे पास 2/3 के। यानी कि सीक्वेंस की पहली टर्म क्या होगी जब के की वैल्यू 1 है? और हमारे पास आगे क्या आ जाएगा? 1 माइनस का आर। आर किसके बराबर है? आर भी बराबर है 2/3 के। और होल पावर में चूंकि आपको 100 टर्म्स का सम निकालना है तो एन की जगह पे 100 आ जाएगा। नीचे डिवीजन में 1 माइनस का आर। आर किसके बराबर है? 2/3 के। तो भाई देखो, 2/3 की पावर 100 ये बहुत बड़ी पावर होगी, तो आपको सॉल्व करने की इसको नीड ही नहीं है। सही है ना? तो सिंपल तरीके से आपको जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है ना भाई, 2/3 जो है, अकल को इस्तेमाल करो। 2/3 कैसा नंबर है भाई? 2/3 1 से छोटा नंबर है। तो यानी कि ये ऑलरेडी नंबर 1 से क्या है? छोटा है। तो जाहिर सी बात है इसकी पावर 100। जब मैं एक ऐसा नंबर जो 1 से छोटा हो उसका स्क्वायर करूंगा तो नंबर और छोटा हो, इतना छोटा नंबर होगा कि आप सोच नहीं सकते कि नेग्लिजिबल के अंदर भी इंतहाई छोटा नंबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 100 को इग्नोर कर दो, तो ऊपर आ गया 2 की पावर 3, 2/3 एडिट का एडिट। और नीचे देखो 1 माइनस का 2/3, तो 1 माइनस 2/3 का एलसीएम क्या होगा? ये होगा 3 1 3 माइनस का 2, तो 1/3 के बराबर होगा। तो यानी कि नीचे आ गया 1/3। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है। तो भाई इस 3 से देखो 3 क्या हो गया? कट गया, तो खाली 2 बच रहा है। यानी कि मेरे पास आंसर किसके बराबर है? अप्रोक्सीमेट आंसर 2 के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भाई देखो कैसे सॉल्व किया, दोबारा समझ लो बच्चा। मैं भी रोजे की हालत के अंदर हूँ, सिंपल सी बात है। तो भाई आई कैन नॉट गिव माई 100% एनर्जी, बट आई हैव ऑलरेडी सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बेटा, आप और से बात समझो। सिंपल तरीके से जनरल फॉर्म आपके पास ये गिवन है। जाहिर सी बात है, जब के की वैल्यू 1 डालोगे तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई? आपकी सीक्वेंस की पहली वैल्यू बन गई 2/3। फिर जब के की वैल्यू 2 डालोगे तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर। फिर जब के की वैल्यू 3 डालोगे तो ये बन जाएगा 2 का क्यूब बाई 3 का क्यूब। साफ तौर पे दिख रहा है कि भैया ये कैसी सीरीज आ रही है? मल्टीपल की सीरीज आ रही है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आ रहा है। जब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आ रहा है तो भैया सिंपल तरीके से आप कॉमन रेशियो यहाँ से कैलकुलेट करोगे और फिर सम का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। चूंकि आपके पास ये देखो, ये 1 माइनस का जो
जो r की पावर n था, यहाँ पे 2/3 की पावर 100, ये बहुत छोटा नंबर फॉर्म हो जाएगा, तो आपको इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है। खाली आप रिमेनिंग वैल्यूज को सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करवाओगे, आपका आंसर 2 के बराबर आ गया, यानी कि अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आ गया, 2 के बराबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इस पेपर का, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर एफ एक्स की वैल्यू बराबर है किसके, 6x³ माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 1 के, तो बताइए फैक्टर क्या होगा, x+2 फैक्टर होगा, x इज इक्वल टू -1 फैक्टर होगा, या x माइनस का 1 फैक्टर होगा, या फिर आपके पास x इज इक्वल टू 2 फैक्टर होगा। तो भाई फैक्टर का मतलब क्या होता है, भाई फैक्टर का मतलब ये होता है कि बेटा अगर कोई भी इनमें से, देखो आंसर आपका करेक्ट है ना, तो भाई अगर कोई भी इनमें से वैल्यू आपका फैक्टर आ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप वहां पे उस रिक्वायर्ड x की वैल्यू को डालोगे, तो यहाँ पे fx की जगह पे 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 6x³ माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 1। तो अगर तो x+2 मेरा फैक्टर है ना, इसका मतलब ये कि यहां से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2 के बराबर। तो जब मैं x इज इक्वल टू -2 डालूंगा, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो आइए डाल के चेक करते हैं। भाई -2 का क्यूब क्या होगा, 8 के बराबर, तो 8 इंटू 6 माइनस के 2 का स्क्वायर, ये तो बन जाएगा प्लस का 4, फिर माइनस का 4 इंटू 2 माइनस का 8 माइनस का 1। बेटा तुम कुछ भी कर लो, तुम उल्टे हो जाओ बेशक, या उल्टा लटक जाओ, कि 6 इंटू 8 48 होगा, 48 में से नेगेटिव का 4 नेगेटिव का 8 और नेगेटिव का एक माइनस भी कर दूं, तो आंसर कभी भी 0 नहीं आ सकता। इसका मतलब x+2 तो फैक्टर नहीं हो सकता। अच्छा भाई, अगर मैं x इज इक्वल टू -1 को फैक्टर कंसीडर करूं, तो अगर x इज इक्वल टू x माइनस का 1 अगर फैक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, अगर x माइनस का 1 क्या है, फैक्टर, तो भाई x की वैल्यू आएगी, माइनस का 1 दूसरी तरफ जाएगा, तो x की वैल्यू पॉजिटिव 1 बनेगी। तो जहां जहां x आ रहा है, जरा वहां पे 1 को डालो, तो 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, माइनस के 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 1, तो नेगेटिव का 4 नेगेटिव का 1 नेगेटिव का 5 नेगेटिव का 5 और नेगेटिव का 1 नेगेटिव का 6, यानी कि 6 माइनस का 6 0 बन रहा है। यानी कि देखो, हमने जब x की वैल्यू प्लस का 1 डाली, तो मेरे पास सिंपल तरीके से वैल्यू आ रही है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। x माइनस का 1 बिल्कुल फैक्टर आ रहा है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखो ऑप्शन बी में वो कह रहा है x इज इक्वल टू -1, आपका रूट आ रहा है, नहीं रूट तो नहीं आ रहा मेरा। भाई मेरा रूट आने का मतलब ये कि x प्लस का 1 मेरा फैक्टर है, सही है ना, तो मेरा फैक्टर तो x माइनस 1 है, तो x प्लस 1 फैक्टर थोड़ी है। सिमिलरली x इज इक्वल टू 2 क्या मेरा रूट हो रहा है, नहीं, x इज इक्वल टू रूट 2 भी मेरा रूट नहीं है। रूट का मतलब होता है आंसर, यानी कि x इज इक्वल टू 2 के ऊपर के फंक्शन 0 के बराबर है, नहीं है बेटा, नहीं था, अभी करके चेक किया था हम लोगों ने। तो इसका मतलब x माइनस का 1 खाली करेक्ट आंसर, क्योंकि x माइनस का 1 मेरा फैक्टर है। क्योंकि देखो x माइनस का 1 फैक्टर का मतलब होता है उसको 0 पे कंपेयर करवाते हो, तो x की वैल्यू किसके बराबर है, +1 की, क्योंकि जब मैंने x की वैल्यू प्लस का 1 डाली, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्रूव हो रहा था। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी के बराबर। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सिंप्लीफाई हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक सेट आ रहा है, अगर तुम्हारे पास एक सेट आ रहा है नेगेटिव का 1,0,1, तो यहाँ पे डिवीजन जो है, ये बाइनरी ऑपरेशन है एस के ऊपर, नहीं, क्योंकि देखो अगर मैं इन दो टर्म्स को आपस में डिवाइड करवाता हूं, तो मेरा जो आंसर आएगा वो इस सेट के अंदर इंक्लूज नहीं है, क्योंकि -1/0 का आंसर इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी सेट में थोड़ी है, डिवीजन नहीं है। अच्छा भाई, एडिशन क्या इस सेट के अंदर मौजूद है, तो करके चेक कर लेते हैं। भाई देखो, एडिशन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस, तो एडिशन इज नॉट की बात कर रहा है, क्या एडिशन नहीं है, एडिशन नहीं है सेट के ऊपर। तो चेक कर लेते हैं भाई, -1 प्लस का 0 करूंगा, -1 मिलेगा, सेट में मौजूद है। -1 प्लस 1 करूंगा, तो मुझे मिलेगा 0, सेट में 0 मौजूद है। और अगर मैं करता हूं 0 प्लस का 1, तो 1 आएगा, वो भी सेट में मौजूद है। इसका मतलब एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। यहाँ पे उसने कहा हुआ है नॉट, तो इसका मतलब नॉट तो नहीं है आंसर, यानी कि नॉट नहीं है भाई। इस सेट के अंदर एडिशन एज अ बाइनरी ऑपरेशन आ रहा है। देखो एडिशन अगर बाइनरी ऑपरेशन है, इसका मतलब क्या है कि आप इन तीनों एलिमेंट्स के ऊपर एडिशन करते हो, जो भी आंसर आता है, अगर वो आंसर इस सेट के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब एडिशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो एडिशन एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, मगर एग्जामिनर कह रहा था एडिशन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन एस, नॉट तो नहीं है, मौजूद है। एस इज क्लोज रिस्पेक्ट टू डिवीजन, डिवीजन तो नहीं, हमने ऑलरेडी चेक कर लिया। एस इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्या मल्टीप्लीकेशन पे क्लोज हुआ हुआ है, चेक कर लेते हैं। भाई -1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 0 यहाँ पे देखो सेट पे मौजूद है। सिमिलरली 0 इंटू -1 करोगे 0 आएगा, 1 इंटू 0 करोगे 0 आएगा, -1 इंटू 1 करोगे -1 आएगा, 1 इंटू 1 करोगे 1 इंटू -1 करोगे -1 आएगा, वो भी सेट में। यानी कि आप किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करो, तमाम की तमाम जो आंसर्स आएंगे वो सेट में मौजूद हैं। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, 1 इंटू -1 करोगे -1 आएगा, यानी कि जितनी भी टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे उन सबका आंसर इस सेट में मौजूद है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, कि ये सेट मल्टीप्लीकेशन पे क्लोज है, क्योंकि जब आप मल्टीप्लीकेशन करवाते हो तमाम एलिमेंट्स का, तो जो भी आंसर आ रहा है वो सेट में ऑलरेडी मौजूद है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है, कि मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टर्म।
अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे कह रहा है, एग्जामिनर क्या कहता है कि भाई तुम्हारे पास, अच्छा इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन बेसिकली आपके पास गिवन है 10 डिवाइडेड बाय 3 माइनस का आयोटा। एग्जामिनर कहते हैं इसका एडिटिव इनवर्स बताओ। तो भाई सबसे पहले तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 10 डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा का मतलब है ऊपर 10 आ रहा है, नीचे आ रहा है 3 माइनस का आयोटा। तो भाई सिंपल तरीके से रैशनलाइजेशन करवाओगे तो ऊपर 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया, ऊपर आ गया 10 इंटू 3 प्लस का आयोटा, नीचे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस का आयोटा स्क्वायर। तो ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर ना बेटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 के बराबर, तो नेगेटिव नेगेटिव ये प्लस का 1 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा भाई, ये नीचे देखो ना आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 1 हो गया, तो 9 प्लस का 1 नीचे 10 बन गया, यानी कि 10 से 10 कट गया। तो खाली यहाँ पे क्या बच रहा होगा 3 प्लस का आयोटा, यानी कि आंसर क्या आ गया 3 प्लस आयोटा के। हमें इसका क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स, हमें इसका क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, एडिटिव इनवर्स के अंदर हम क्या काम करते हैं भाई, एडिटिव इनवर्स के अंदर आप सिंपल तरीके से दोनों टर्म्स के साइन को अपोजिट कर देते हो। एडिटिव इनवर्स के अंदर हम दोनों टर्म्स के साइन को क्या कर देते हैं, अपोजिट। तो अगर 3 प्लस आयोटा आ रहा है तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव का 3 नेगेटिव का आयोटा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नेगेटिव का 3 नेगेटिव का आयोटा, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ला इज द करेक्ट आंसर। बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इस पेपर के तमाम क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जब आप अपने यूईटी का टेस्ट दे रहे हो तो मुझे एक तो बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, सेकंड नंबर के ऊपर भाई इस पेपर के तमाम क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जामिनर कह रहा है अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अ पॉइंट x विद अ स्पीड v इज इक्वल टू 50 sin pi t, द वैल्यू ऑफ x आफ्टर 30 मिनट्स। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, एग्जामिनर कह रहा है एक बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन के ऊपर विद अ पॉइंट x, आपको स्पीड की वैल्यू गिवन है, आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। हमेशा याद रखिएगा दुनिया में कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो होती है, तो डिस्प्लेसमेंट का जब आप वन टाइम डेरिवेटिव लेते हो, डिस्प्लेसमेंट का वन टाइम डेरिवेटिव बराबर होता है वेलोसिटी के। इस क्वेश्चन में आपको उल्टी चीज गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है, स्पीड की इक्वेशन गिवन है, और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, यहां पे आपको एंटी डेरिवेटिव लेना है। अक्सर बच्चे गलतियां करेंगे, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेने पे चले जाएंगे। बेटा देखो जब आप स्पीड का जब आप डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेते हो तो आपको वेलोसिटी मिलता है ना। तो अगर वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है और मुझे क्या लेना है, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करूंगा, एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन। तो मुझे फाइनली मेरा डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो एग्जामिनर ने आपसे कहा है कि भाई 30 मिनट्स के बाद, 30 मिनट्स के बाद का आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो 30 मिनट्स का मतलब क्या होता है, 30 मिनट्स का मतलब होता है 1/2, यानी कि हाफ आवर ना। 30 मिनट्स का क्या मतलब होता है, 30 डिवाइड बाई 60, यानी कि 1/2 आवर्स के बाद। तो भाई अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन को अप्लाई करता हूं, तो इंटीग्रेशन जब आप v पे अप्लाई करोगे इनटू t के रिस्पेक्ट से, dt का dt, सही है। यहां पे भी इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, 50 का 50, आगे आ गया साइन का साइन, पाई टी का पाई टी इंटू डी टी का डी टी। तो भाई देखो इंटीग्रेशन में साइन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन में साइन का फॉर्मूला बराबर होता है कॉस के, मगर एंगल का पहले बार डेरिवेटिव कंप्लीट करवाना पड़ेगा। तो एंगल क्या आ रहा है, पाई टी का डेरिवेटिव पाई के बराबर होगा ना, अभी मौजूद नहीं है तो पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आओगे। तो भाई देखो v की इंटीग्रेशन क्या होगी, जब कभी आप दुनिया में v के ऊपर इंटीग्रेशन लेते हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है। तो v की इंटीग्रेशन क्या होगी, x के बराबर, जो कि डिस्प्लेसमेंट है मेरी यहाँ पे। और जाहिर सी बात है 50 मेरा कांस्टेंट आ रहा है, पहले आ जाएगा। और पाई जो है डेरिवेटिव कंप्लीट करवाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया हम लोगों ने, तो यहां पर आ गया साइन पाई टी का पाई टी, और एंगल का डेरिवेटिव पाई मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो हम लेकर आए हैं। अब फाइनली आप यहाँ पे अच्छा बेटा, अब देखो फाइनली इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे। अच्छा फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे जाने से पहले यहाँ पे लिमिट्स भी अप्लाई करोगे ना, क्योंकि जाहिर सी बात है एग्जामिनर ने क्या कहा है, आपको x की वैल्यू बतानी है आफ्टर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का मतलब क्या है, 1/2 आवर, यानी कि 1/2 आवर्स ना। 30 मिनट्स का मतलब क्या, आपको लिमिट्स क्या गिवन है भाई, देखो मेरी लिमिट्स क्या होंगी, एक लिमिट आपको गिवन है 1/2 की, और दूसरी लिमिट आप खुद से अज्यूम कर लो 0 की, क्योंकि एग्जामिनर कह रहा है भाई डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताओ आफ्टर हाफ एन आवर। तो जाहिर सी बात है भाई डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट कहां से हुई होगी, 0 से स्टार्ट हुई होगी अप टिल हाफ एन आवर। इसको आप सिंप्लीफाई आप करवा लो तो 50 बाय पाई का 50 बाय पाई एज इट इज। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेगेटिव के कॉस के बराबर, और जो भी आपका फंक्शन आ रहा है वो एज इट इज का एज इट इज। आपकी लिमिट्स आ गई यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर। अब फाइनली अपनी लिमिट्स को अप्लाई कर देंगे, तो नेगेटिव का साइन आप बाहर फेंक दो उठा के, तो नेगेटिव का 50 बाय पाई, तो कॉस पाई का कॉस पाई एक दफा अप्लाई करोगे अपनी अपर लिमिट को, फिर माइनस का साइन कॉस पाई का कॉस पाई एक दफा अप्लाई करोगे लोअर लिमिट को।
तो बेटा देखो cos पाई बाय 2 यानी कि cos 90 बराबर होता है 0 के, और cos पाई इंटू 0 0 बन गया, तो cos 0 बराबर होता है किसके, cos 0 बराबर होता है नेगेटिव 1 के, cos 0 डिग्री बराबर होता है 1 के। तो यानी कि क्या बन गया, ये नेगेटिव का 50 पाई, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा खत्म हो गया, मगर नेगेटिव का 50 पाई जब नेगेटिव के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 50 बाय पाई। मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, प्लस का 50 बाय पाई किलोमीटर। भाई देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, सिंपल तरीके से आपको वेलोसिटी की वैल्यू गिवन थी, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, आपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को अप्लाई करा, इंटीग्रेशन अप्लाई करने के ऊपर आप बैकवर्ड स्टेप पे मूव कर गए। इस तरीके से फाइनली ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सही है ना बेटा, इसमें कोई बड़ा इंटरेस्टिंग है इस क्वेश्चन में, बस मेरे लास्ट के दो क्वेश्चन ये आ रहे हैं। इसमें एग्जामिनर कह रहे थे रिड्यूस लो इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन सिस्टम इज गिवन बाय 10002 negative 1000031। ओके, नो सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यार देखो आपसे एग्जामिनर कह रहे थे रिड्यूस लो इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ लीनियर सिस्टम। अभी लीनियर सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है भाई, आप कंसिस्टेंसी को पहले चेक करोगे किस तरीके से, ए एक्स इज इक्वल टू बी करके। तो वो लंबा सा एक काम जो है वो आपने करना है, मेरी बिल्कुल हिम्मत जवाब दे चुकी है, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ, सॉल्व आपने खुद से करना है क्योंकि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसका आंसर है नो सॉल्यूशन। सॉल्व कैसे करोगे भाई, आप जाहिर सी बात है, आप कंसिस्टेंसी को चेक करोगे, आप पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल के चेक करोगे। अगर तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं आता, इसका मतलब क्या, इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है, आपका सॉल्यूशन कोई ना कोई एग्जिस्ट कर रहा होगा। और अगर डिटरमिनेंट आपका 0 के बराबर आता है तो फिर आप एडजॉइंट को चेक करोगे, अगर तो एडजॉइंट ए बी का 0 के बराबर आता है तो इसका मतलब इनफिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। वाइल अगर एडजॉइंट 0 के बराबर नहीं आता तो इसका मतलब होता है कि इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है और आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में जो एडजॉइंट आएगा ए बी का, वो 0 के बराबर नहीं आएगा, तो इसका मतलब होगा नो सॉल्यूशन। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, चेक आपने खुद से करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की भी मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी पेपर्स के अंदर, मैंने बैच के अंदर आपको रैंक ऑफ द मैट्रिक्स सॉल्व करने की भी ट्रिक सिखाई हुई है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है 4x4 का मैट्रिक्स आ रहा है, इसका रैंक बताना है। रैंक होता क्या है भाई, रैंक होता है हमारे पास जो नंबर ऑफ नॉन जीरोस, नंबर ऑफ नॉन जीरोस जो होते हैं किसी रॉस के अंदर, नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉस, उनको कहा जाता है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। सही है ना। अब देखो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो एक शॉर्टकट मेथड मैंने आपको सिखाया था, उस मेथड पे भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आप क्या करो भैया, सबसे पहले आप इसका लीस्ट इंडेक्स निकाल लो कि देखो अगर ये 4x4 का मैट्रिक्स आ रहा है, अगर आप और सिंपल तरीके से, ये एक 4x4 का मैट्रिक्स आ रहा है, तो एग्जामिनर क्या कह रहा है, रैंक की वैल्यू बताओ। अब देखो 4x4 के मैट्रिक्स का रैंक निकालने का मैंने आपको एक शॉर्टकट सिखाई थी कि हमेशा याद रखिएगा कि अगर तो किसी भी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट लेते हो और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती, तो उस मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ रॉस के। ये एक शॉर्टकट होता है, सही है ना। वाइल अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हो और वो डिटर्मिनेंट आ जाता है 0 के बराबर, तो ऐसे मैट्रिक्स का रैंक बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ रॉस -1 के। तो अगर आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लोगे, तो वैसे मुझे जहां तक दिख रहा है कि साफ तौर के ऊपर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा। सही है ना। ऑल्दो मुझे आंसर के बारे में वैसे भी मालूम है, बट मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ क्योंकि देखो रॉस यहाँ पे सिमिलर बन जा सकती हैं। साफ तौर पे दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस करता हूँ तो मेरी रॉस क्या हो जाएंगी, दो सिमिलर हो जाएंगी। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर। तो भाई इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, नंबर ऑफ रॉस माइनस का 1, तो नंबर ऑफ रॉस 4 आ रही है तो 4 माइनस का 1 यानी कि 3, तो रैंक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 के बराबर। इस तरीके से ये कंप्लीट पेपर फाइनली अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचता है। आई बिलीव इस पेपर के ऊपर जो लिखाई है, वो लिखाई इस बात का सबूत है कि हमने कितनी मेहनत से इस पेपर को सॉल्व किया है। तो इट वॉज अ ओवरऑल गुड पेपर, इट वॉज लिटरली अ गुड पेपर। सो भाई मैं ऑलरेडी आप लोगों को ईकेट के 2024 का पेपर सॉल्व करवा चुका हूँ, 2011 का, 12 का, 19 का पेपर सॉल्व करवा चुका हूँ। ये पेपर 2017 और 18 से मिक्सअप पेपर आ रहा था, इसको मैंने सॉल्व करवाया और इस पेपर को कंप्लीटली हम लोगों ने आज की क्लास में बैठ के सॉल्व किया। सो भाई आपकी जिम्मेदारी है लाजमी तौर के ऊपर इन लेक्चर्स के लिंक्स को अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज के, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप्स के अंदर शेयर करिए। उन्हें बताइए कि भाई सर हाशिम ने ईकेट की कंप्लीट तैयारी कवर करवाई हुई है, ताकि वो भी उससे फायदा हासिल कर सकें। सेकंड नंबर के ऊपर बेटा मेरा न्यू बैच इस वक्त स्टार्ट हो रहा है, उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि लाइव क्लासेस के अंदर आपकी कंप्लीट तैयारी कवर करवाई जाएगी। ना सिर्फ कंप्लीट तैयारी कवर होगी, बल्कि आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होंगे। आपको जितनी दफा आप जितनी यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, मल्टीपल टाइम कोर्स रिवाइज होगा, मल्टीपल टाइम कोर्स रिवाइज होगा, नस के लिए, फास्ट के लिए, जीआईके के लिए, यूईटी के लिए, कॉमसेट्स के लिए, प्यास के लिए। तो लाजमी तौर के ऊपर बैच को भी ज्वाइन करिएगा, ये बैच आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा।
दूसरे नंबर के ऊपर वो तमाम बच्चे जो ईकेट के टेस्ट में कल परसों अपीयर हो रहे हैं, मेरी तरफ से बहुत सारी नेक तमन्नाएं। मुझे भी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी तरफ से बहुत सारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजे। टेस्ट देने के बाद अपना पेपर जरूर मुझसे शेयर करिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं उस टेस्ट के ऊपर लाजमी तौर के ऊपर लेक्चर को डिजाइन करूंगा ताकि आप बाकी बच्चों के लिए भी फायदा हो सके। लास्ट में बेटा बस एक छोटी सी दुआ कि मुझे अपनी बहुत सारी आप लोगों से गुजारिश है कि दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।